हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर स्मृति पांडे। बच्चों, हम लोग करने वाले हैं एक क्विक रिवीजन आपके रिप्रोडक्शन के यूनिट का। तो सबसे पहले इसमें जो चैप्टर आता है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन होता कैसे। सो रिप्रोडक्शन होता क्यों है? दैट इज बिकॉज कि स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, इसीलिए रिप्रोडक्शन होता है। वी ऑल नो दैट। अब अगर फ्लावरिंग, स्पेशली हम लोग को फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करनी है, तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है ये होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें देखो कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सबसे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के होते हैं या एनिमल्स के होते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा अगर नीचे जाए तो वहां पे ये प्लांट्स आते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनके रिप्रोडक्टिव यूनिट, बिकॉज कि इसके पास कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। अब अगर मेन फोकस करें हम लोग प्लांट के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, तो वी ऑल नो दैट सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, कलरफुल होते हैं, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दैट्स इट। मेन जो है दैट इज एंड्रोशियम एंड गायनीशियम, जो कि मेल और फीमेल पार्ट होता है। एंड्रोशियम में क्या होता है? मेल पार्ट जो कि एंथर होता है, और गायनीशियम में क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये सारी चीजें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की है फ्लावर्स में। अब सी, फ्लावर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, ये 3 पार्ट्स में होता है। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन के पहले की तैयारी होती है। फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। सी, इसमें क्या होता है? कुछ फ्लावर के स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। लाइक आपने बड देखा होगा, तो बड अगले दिन फ्लावर बन जाता है। सो बड के पहले का जो फ्लावरिंग के पहले का जो प्रोसेस है ये आता है प्री फर्टिलाइजेशन में। इसमें प्रिपरेशन होती है। ओके, कुछ हार्मोन्स में भी चेंजेस आते हैं। अब सी, क्या होता है? एंड्रोशियम और गायनीशियम ये भी डिफरेंशिएट करते हैं और ये बना लेते हैं गैमेट्स को, मेल और फीमेल गैमेट्स को ये बना लेते हैं। चलिए भाई, अब गैमेट बनेंगे कैसे ये देखते हैं। सो सी, मेल पार्ट जो है दैट इज एंथर, इसके बारे में हम लोग देखते हैं पहले। तो एंथर जो होता है बेटा, यहाँ पे एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं फिलामेंट। अब सी, जो एंथर होते हैं ना, ये हमेशा मोस्ट केसेस में बाई लोब देखे जाते हैं। दे आर बाई लोब्ड, यहाँ पे मतलब 2 पोर्शन होते हैं इसके। अब ये जो लोब होते हैं ना, ये कंटेन करते हैं 2 थिका को। दे कंटेन 2 थिका। ये जो 2 थिका होते हैं इनके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ये चारों माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं ये इनका चेंज होता है और ये बना लेते हैं पॉलन सैक को। ओके, अब ये पॉलन सैक क्या करते हैं बच्चों? तो ये पॉलन सैक जो होते हैं ये पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स है, ये पॉलन सैक है, और ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है। लाइन ऑफ डेहिसेंस उसको सेपरेट करता है थिका को, माइक्रोस्पोरेंजिया को सेपरेट करता है, जिससे पॉलन ग्रेन्स को स्पेस मिल जाए। नेक्स्ट चीज आते हैं, अगर इसका ब्रॉड वे में हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो कुछ लेयर्स होती हैं। पहली लेयर की अगर बात करें तो ये होती है एपिडर्मिस। ये देखिए, ये ब्रॉड वे में है, दैट इज एपिडर्मिस की लेयर। उसके बाद दूसरी लेयर की जो बात करें बेटा हम लोग, तो ये होती है एंडोथीशियम। ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फिर अगर थोड़ा और इसके आगे बढ़ेंगे तो हमें ये लेयर देखने को मिलती है, दैट इज मिडिल लेयर। फाइन। नेक्स्ट लेयर जो आती है, चौथी लेयर, दैट इज टैपेटम। ये यहाँ पे ये वाला पोर्शन टैपेटम है। टैपेटम के पास ही पॉलन ग्रेन होते हैं। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट्स होते हैं जिनको वो स्टोर करके अपने पास रखते हैं। एक और चीज इसमें आती है स्पोरोजीनियस टिश्यू। अब स्पोरोजीनियस टिश्यू क्या है भाई? सो सी, स्पोरोजीनियस टिश्यू जो होते हैं ना, ये बड़े कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और होमोजीनियस सेल होते हैं, मतलब एक ही जैसे सेल होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं एंथर के पास। क्लियर? इनमें मेयोटिक डिवीजन होता है और ये फॉर्म कर लेते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड को। सिंपली नाउ, एंथर जो होता है ना, ये मैच्योर होता है, बड़ा होता है, और उसके बाद उसमें डिहाइड्रेशन होने लगता है, डिहाइड्रेट होता है। तो जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो डिसोसिएट होने लगते हैं। डिसोसिएट होके ये बना लेते हैं पॉलन ग्रेन्स को। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे हमें पॉलन ग्रेन्स दोनों साइड में दिख रहे हैं। ये पॉलन ग्रेन्स ही जो होते हैं ना, ये ही होते हैं हमारे मेल गैमेट्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन की अगर डिटेल में देखें बच्चों, तो पॉलन ग्रेन की लेयर के बारे में आपको जानना होगा। सो पॉलन ग्रेन की जो लेयर होती है
ये दो होती है। सबसे पहले होती है एक्साइन की लेयर। एक्साइन जो होता है ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। बहुत रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है, जितना अभी तक हम लोग को पता है। तो इसके ऊपर ना किसी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ना प्रेशर का, ना एंजाइम का, ना एसिड का, किसी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ता बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिनिन। दूसरी लेयर जो होती है वो एंटाइन की लेयर होती है। ये थिन और कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है और ये बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की, ठीक है। तीसरी चीज आती है बेटा जर्म पोर। जर्म पोर जो होता है ये अपर्चर होते हैं एक्साइन के, जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट और ये फॉर्म करते हैं पॉलन ट्यूब को, जहां पे पॉलन ग्रेन्स स्टोर रहते हैं, फॉर्म करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड होता है साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो पॉलन ग्रेन के सराउंडिंग में होता है। चलिए नेक्स्ट चीज आती है, अब ये जो सेल होते हैं पॉलन ग्रेन के, तो ये दो टाइप के इनके पास सेल होते हैं, दैट इज वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। अब सी वेजिटेटिव सेल ये होते हैं, ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और दूसरे ये होते हैं जनरेटिव सेल जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। सी पहले सेल ऐसा पाया जाता है, दूसरा इसमें यहाँ पे वैक्यूल्स बनने लगते हैं और ये न्यूक्लियस है, वी ऑल नो दैट। तीसरी चीज अगर बात करें फिर इसमें क्या होता है, तो ये देखिए एसिमेट्रिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से सेल सेपरेट हो जाते हैं, ये बन जाते हैं वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होते हैं बच्चों ये बड़े होते हैं, दे आर बिगर साइज। इनके पास बहुत सारा फूड रिजर्व होता है, बहुत सारा ये अपने पास खाना रखते हैं, फूड रिजर्व करके रखे रहते हैं। लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, जैसे आप देख रहे हो जनरेटिव सेल में छोटा न्यूक्लियस है और वेजिटेटिव सेल में बड़ा, कोई डिफाइंड नहीं है, कैसा भी न्यूक्लियस हो सकता है। ओके ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन के, पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए जनरेटिव सेल की बात करें तो सी जनरेटिव सेल जो होते हैं ये तो छोटे होंगे, यहाँ डायग्राम से ही आपको पता चला ये छोटे से जनरेटिव सेल। उसके बाद ये इन्वॉल्व होते हैं सिनगैमी में, मतलब फर्टिलाइजेशन में, और ये फ्यूज होते हैं एग के साथ, क्लियर, फीमेल गैमेट के साथ। देन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है इनके पास। चलिए नेक्स्ट चीज पे आते हैं। सो सी पॉलन ग्रेन बेटा कुछ हमारे लिए यूजफुल भी है। कैसे, जितने पॉलन ग्रेन होते हैं ना, देखो अब किसी भी चीज का प्रॉज होता है कॉज होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो एलर्जीज क्रिएट कर देते हैं, ब्रोंकाइल डिजीज हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, कई सारी डिजीज हो जाती है लोगों को, ऐसा अभी मतलब जितना हम लोग जानते हैं उस हिसाब से। सो पॉलन ग्रेन जो होता है ये टैबलेट के फॉर्म में फूड सप्लीमेंट्स के लिए भी यूज किया जाता है। पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में भी स्टोर किया जाता है ताकि लॉन्ग टाइम तक उसका यूज किया जा सके। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, तो ये तो मेल पार्ट की बात हो गई। नेक्स्ट चीज आपकी क्या है, फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट के बारे में देखते हैं भाई। तो फीमेल पार्ट गायनीशियम कहते हैं। अगर गायनीशियम के पास सिंगल पिस्टल होती है तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोकार्पेलरी, सी। और अगर ज्यादा का होगा, तो अगर मोर देन वन होगा तो उसे हम लोग कहेंगे पॉलीकार्पेलरी, जो कि फ्यूज्ड होता है, और इसे हम लोग कहते हैं सिनकॉपस। यह फ्री हो सकता है तो इसे कहेंगे एपोकार्पस। ओके नाउ मल्टीकार्पेलरी और सिनकार्पस पिस्टल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेपेवर, दैट इज पेपेवर, ये है। ओके और मल्टीकार्पेलरी और एपोकार्पस पिस्टल का बेस्ट एग्जांपल है मैकेलिया। आपने देखा होगा अपनी एनसीईआरटी की बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। सी नेक्स्ट है बेटा, हर एक पिस्टल जो होती है इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अभी हम लोगों ने डायग्राम में भी देखा था, ये 3 पार्ट होते हैं। इनसाइड द ओवरी एक ओवेरियन कैविटी होती है और उसे हम लोग कहते हैं लॉक्यूल। ये जो प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा जहाँ पे फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो का, तो ये लोकेटेड होता है इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी के अंदर होता है। अब मेगास्पोरेंजिया ओव्यूल जो होते हैं वो अराइज होते हैं प्लेसेंटा से, क्लियर, क्योंकि उसको फीमेल गैमेट्स बनाने होते हैं। सो सी ये डायग्राम है, सबसे पहले तो ये पिस्टल का डायग्राम है, जो फीमेल पार्ट है उसका स्टिग्मा है, स्टाइल है और ये ओवरी है। ये जो बी वाला है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये है पेपेवर का,
ठीक है। सी की बात करें तो ये है मैकालिया। ओके, नाउ नेक्स्ट जो डायग्राम आप देख रहे हो बेटा, तो ये है एंट्रोपस ओव्यूल का। अब इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, इसके बारे में हम लोग जरा देखते हैं। सो सी, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हाइलम, है ना। हाइलम क्या है भाई? तो हाइलम जो होता है ये जंक्शन होता है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। ये देखो, ये फ्यूनिकल के बीच में पाया जाता है। ओके, नाउ फ्यूनिकल क्या होता है? फ्यूनिकल जो होता है ये स्टॉक होता है जो कि अटैच होता है प्लेसेंटा से, दैट इज अटैच टू प्लेसेंटा। फ्यूनिकल ये है आपका, देखिए, और ये अटैच है पूरा इसकी बॉडी से, प्लेसेंटा से अटैच है। सो नेक्स्ट आता है आपका इंटेग्यूमेंट। यहाँ पे देखिए आउटर और इनर लिखा हुआ है, दैट इज इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट क्या होता है भाई? दैट इज प्रोटेक्टिव एनवेलप, उसको प्रोटेक्ट करता है, कवर अप किए रहता है। कुछ और चीजें भी हैं। माइक्रोपाइल, अब माइक्रोपाइल कहाँ है? सो अगर माइक्रोपाइल की हम लोग बात करें तो माइक्रोपाइल देखो यहाँ पे है माइक्रोपाइल। ओके, ये थोड़ी सी ओपनिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी सी ओपनिंग है। माइक्रोपाइल क्या होता है? सो माइक्रोपाइल जो होता है ये स्मॉल ओपनिंग होती है, थोड़ा सा ओपन था, और वो टिप पे होता है ओव्यूल के, जहाँ से पोलन ट्यूब जो होता है वो एंटर कर जाए। ध्यान रखिएगा, हम लोग फीमेल पार्ट की बात कर रहे हैं, पोलन ट्यूब मेल गैमेट है वो एंटर करेगा। न्यूक्लियस होता है, ये हमेशा डिप्लॉयड होता है, इसके पास मास ऑफ सेल होते हैं जो इनक्लोज होते हैं इंटेग्यूमेंट में, और इसके पास बहुत सारा फूड मटेरियल होता है क्योंकि एम्ब्रॉयो के डेवलपमेंट के लिए फूड मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आगे देखें तो आगे सी मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये कैसे होता है? तो ये एक फॉर्मेशन होता है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है बाय माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल के थ्रू मियोटिक डिवीजन होता है जिसे हम लोग कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। सिंपली ये जो एमएमसी होता है इसमें मियोटिक डिवीजन होता है जिसे हम लोग कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये जो प्रोसेस होता है ये कहाँ होता है बच्चों? तो ये होता है ओव्यूल में। क्लियर? चलिए सी, मेगास्पोरोजेनेसिस का यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है डिटेल में, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या है? ओव्यूल, ये है आपका मेगास्पोर। फाइन, अब ये है आपका डिप्लॉयड है, इसमें फिर मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा, तो ये बनेंगे मेगास्पोर और ये बनते हैं हैप्लॉइड। देखो यहाँ 4 सेल्स बन रही है, 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसमें देखो अलग अलग सेल्स बनती हैं। सी, एक होता है इसमें सर्वाइविंग मेगास्पोर, ठीक है, और एक होते हैं एपोपोटिक मेगास्पोर। अब क्या होता है, मोस्टली ये जो 3 होते हैं ना ये डिजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही जो होता है यही फंक्शनल सेल होता है। सो अब फिर इसमें तीनों मियोसिस होगा और ये बना लेते हैं एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई, फिर यहाँ पे बन जाते हैं एंटीपोडल सेल। 3 एंटीपोडल सेल हो गए, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 एग सेल और एक सिनर्जिड। क्लियर? तो ऐसे इसका फॉर्मेशन हो जाता है और ये मेगा गैमेटोफाइट्स बन के हमें नजर आते हैं। ओके, तो ये तो रही बात भाई की फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं फर्टिलाइजेशन वाले मेन टॉपिक पे। तो यहाँ देखो पॉलिनेशन होता है। अब कुछ प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, कुछ प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन जब होता है तो वही फ्यूजन का प्रोसेस होता है क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट आके फ्यूज होते हैं। सो सी, पॉलिनेशन जो होता है इसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आते हैं, पता है। ऑटोगैमी एक होता है, इसमें क्या होता है भाई? सो इसमें होता है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जैसे एक ही फ्लावर में एंथर है, स्टिग्मा है, तो वहीं से उसका पॉलिनेशन हो जाता है, मेल गैमेट फीमेल के पास पहुंच जाते हैं। अब इसमें एक आते हैं क्लस्टोगैमस और एक आते हैं कैस्मोगैमस। क्लस्टोगैमस जो होते हैं बेटा, ये फ्लावर जो होते हैं ये कभी ओपन नहीं होते, ये हमेशा क्लोज रहते हैं और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। जैसे अगर इसकी बात करें तो वियोला होते हैं, ऑक्सालिस होते हैं, कोमेलिना होते हैं, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। कैस्मोगैमस की फ्लावर की बात करें तो ये एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, ओपन होते हैं इनके एंथर और स्टिग्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, दैट इज गाइटेनोगैमी। अब इसमें क्या होता है? सी, इसमें भी ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम
प्लांट। सेम जैसे कि कहीं कहीं आपने देखा होगा फार्म लगे होते हैं, कहीं सेम गार्डनिंग होती है, तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन अगर कोई मैच्योर हो जाता है पहले, तो वो आ जाता है फ्लावर के पास, फीमेल पार्ट के पास, और वहाँ से फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये सेम प्लांट में होते हैं। ओके, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता बिकॉज की क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन के केसेस में हमें जेनेटिक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। क्लियर? पॉलन ग्रेन्स जो आते हैं ये सेम प्लांट से आते हैं, दैट्स व्हाई दे आर जेनेटिकली सिमिलर। नेक्स्ट है बेटा जिनोगैमी। जिनोगैमी क्या है भाई? दैट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का, ये एंथर से स्टिग्मा पे होता है अलग प्लांट्स पे, सो दैट इज जिनोगैमी। चलिए आगे बढ़े हम लोग। एजेंट्स क्या होते हैं? ये तो पॉलिनेशन की बात हुई, तो करते कैसे हैं? देखो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे ये डिपेंड होते हैं। फर्स्ट होता है एबायोटिक एंड सेकेंड इज बायोटिक। एबायोटिक में क्या होते हैं? सो बेसिकली अगर देखें तो एबायोटिक में वाटर एंड विंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट अगर बायोटिक में देखें तो इसमें लिविंग बींग्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाई होते हैं, हनी बी और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स का काम करते हैं। अब सबसे पहले आते हैं बेटा विंड पॉलिनेशन पे। विंड पॉलिनेशन क्या होता है? सो विंड पॉलिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, ये बड़े लाइट हल्के हल्के होते हैं ताकि हवा के साथ ये फ्लो ऑफ कर जाए, उड़ जाए हवा के साथ। ओके, एंथर जो होता है दैट इज वेल एक्सपोज्ड, एकदम एक्सपोज्ड एंथर होता है इनका। स्टिग्मा लार्ज और फेदरी होते हैं, बड़े बड़े फेदरी टाइप के स्टिग्मा होते हैं। अब इनके फ्लावर जो होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ वन ओव्यूल होता है, वो अरेंज्ड एज इनफ्लोरेसेंस, दे आर अरेंज्ड एज इनफ्लोरेसेंस। और एग्जाम्पल्स क्या हैं? सो एग्जाम्पल्स आर कॉर्नकॉब, डेट पाम एंड कॉटन, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं वाटर पॉलिनेशन पे। वाटर पॉलिनेशन जिसके मतलब जहाँ पे वाटर जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिनेशन में। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो बेसिकली ये आपको ब्रायोफाइट, पेट्रिडोफाइट, एल्गी में देखने को मिलता है, जो कि प्लांट्स जो पानी में होते हैं उनमें। अब इनके पॉलन ग्रेन जो होते हैं ना बेटा, इन पे एक बहुत ही प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है म्यूसिलेज की। ओके, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जिससे पॉलन ग्रेन वेट ना हो, खराब ना हो जाए, दैट्स वाई। इसके एग्जाम्पल होते हैं कुछ फ्रेश वाटर प्लांट्स में वेलेस्नेरिया होते हैं, हाइड्रिला होते हैं, और सी ग्रास प्लांट्स में जूस्टेरा होते हैं। क्लियर? तो ये विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन की बात हो गई। इंसेक्ट्स पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन में देखो जो फ्लावर होते हैं ये लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं। जितने आपने कलरफुल फ्लावर देखे होंगे ना, जैसे आपने रेड देखा होगा, पिंक देखा होगा, पर्पल देखा होगा, ये सारे जो फ्लावर कलरफुल वाले होते हैं ये सब इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। इनमें बहुत अच्छी फ्रेगनेंस भी आती है। जैसे आपने रोज की फ्रेगनेंस स्मेल की होगी तो उसमें भी पॉलिनेशन होता होगा और वो कोई इंसेक्ट करता होगा। ओके, तो ये फ्रेगनेंस होते हैं ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होके आ जाए। रिच इन नेक्टर, नेक्टर बहुत रिच होता है, मतलब कभी कभी ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो उनके लिए फूड का भी काम करते हैं। पॉलन ग्रेन जो होते हैं ये स्टिकी होते हैं, लाइक जो एनिमल्स आते हैं, बीज आते हैं, उनके फेदर्स पे अटैच हो जाते हैं या उनके लेग्स पे अटैच हो जाते हैं, तो स्टिकी होने की वजह से वो अटैच हो जाते हैं ताकि जब वो दूसरे प्लांट पे जाए तो उन पे वो जो पॉलन ग्रेन स्टिक हुआ था उनकी बॉडी पे वो नेक्स्ट फ्लावर पे अटैच हो जाए। ओके, स्टिग्मा स्टिकी होता है उसका भी। चलिए, जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, पॉलिनेटर्स होते हैं, उनको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। अब रिवॉर्ड्स पाना भाई किससे नहीं अच्छा लगता? सभी अच्छा लगता है, सभी लोगों को अच्छा लगता है। सो नेक्टर जो होता है वो कभी कभी ईटेबल होता है। नेक्टर एंड ईटेबल पॉलन ग्रेन एक्टिंग एज अ फूड, है ना। जैसे अभी हमने बताया कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो इंसेक्ट्स के लिए कभी कभी फूड का भी काम कर देता है। ओके, प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग। अब ये मोस्टली केसेस में यूका और मॉथ के साथ होता है। यूका जो होता है दैट इज ये प्लांट होता है और मॉथ जो होता है ये एक इंसेक्ट होता है। क्लियर? अब यूका के प्लांट के पास क्या आता है? मॉथ आता है पॉलिनेशन करवाने के लिए और यहाँ पे वो अपने एग डिपॉजिट कर देता है। जब एग डिपॉजिट कर देता है तो जब एग मैच्योर होता है उससे बड़ा होके इंसेक्ट बनता है मॉथ, तो वहाँ जब वो उड़ जाता है तो यूका का प्लांट पूरा ओपन हो जाता है, वो पॉलिनेशन करके चला जाता है और ये उसको स्पेस प्रोवाइड कर देता है। ओके, सो बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो ये देखो बेटा कुछ एग्जाम्पल्स हैं
जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया है। सबसे पहले विंड पॉलिनेशन है, तो इसमें कॉर्न कॉब, डेट पाम और कॉटन के प्लांट्स आते हैं। ये देखिए ये प्लांट है, फेदरी है ना, बड़े बड़े फेदर होते हैं। ये वेलेस्नेरिया का एग्जाम्पल है, ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है। यहाँ से वाटर जो होता है वो उसके थ्रू पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो जाता है और फीमेल फ्लावर के पास अटैच हो जाता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन, ये देखो ये एक इंसेक्ट है और वो पॉलिनेटिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे ओके, ये तो पॉलिनेशन की बात हो गई। अब आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है? सो सी, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वो होते हैं ना जहाँ पे रोका जाता है ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना कर सके। अब इसकी अगर बात करें तो कुछ स्टेप्स अप्लाई किए जाते हैं यहाँ पे। सो पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो रिलीज होता है स्टिग्मा पे, रिसेप्टिविटी, और वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं हो पाता। तो जब सिंक्रोनाइज्ड ही नहीं हो पाएगा तो कैसे हो पाएगा? फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरी प्रिपरेशन की, बोर्ड एग्जाम देने की, पता चले आप चले गए उस सेंटर पे एग्जाम देने और बोर्ड ने आपके लिए प्रिपेयर ही नहीं किया है क्वेश्चन पेपर, तो सिंक नहीं हो पाया ना। दैट्स वाई वो केस यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। वैसे ही एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। जो एंथर होगा और जो स्टिग्मा होगा वो अलग अलग पोजीशन पे होगा, तब भी पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। इनहिबिटिंग पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन इन पिस्टल, पिस्टल में पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन को ही रोक दिया जाए तब भी नहीं होगा। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, लाइक मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अगर होंगे तो वहां पे पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ओके, कोई एक ही तो रह पाएगा। चलिए सी, पॉलन ग्रेन यहाँ पे इस डायग्राम में आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हो, खोल लो। वहां पे पॉलन ग्रेन जो होते हैं उनका जर्मिनेशन हो रहा है स्टिग्मा पे, यहाँ पे ऊपर। pollen tube growing through style, a pollen tube growing through style। और नेक्स्ट जो दिया है बच्चों, दैट इज पिस्टल शोइंग पाथ ऑफ pollen tube growth। ये pollen tube की ग्रोथ दिखाई जा रही है हमें। ये pollen tube है जिससे pollen grain आते हैं, वो पाथ प्रोवाइड करता है। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब पॉलन और पिस्टल का इंटरेक्शन कैसे होता है? पॉलन ग्रेन बन गया है, फीमेल गैमेट्स बन गए, एग सेल्स बन गए, अब इनका इंटरेक्शन कैसे होगा? सो सी, होता क्या है, जैसा अभी आपने इस डायग्राम में देखा, तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब जो है वो भी मैच्योर हो गया है, वो अब इंटरैक्ट करने की कोशिश करेगा पिस्टल से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक सेल है। क्लियर? अब ये सेल है, इसके पास ये वाला जो पार्ट है दैट इज सेंट्रल सेल। ये देखो यहाँ पे एग सेल है, एग न्यूक्लियस है वो। फाइन, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पता होगा आपको। यहाँ पे ये देखो सिनर्जिड है। ओके, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है दैट इज फिलीफॉर्म एपरेटस। अब यहाँ देखो मेल गैमेट, यहाँ से पॉलन ग्रेन जो है छोटे छोटे वो एंटर कर रहे हैं, यहाँ से फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू एंटर करते हैं। सेकेंड, ये एंट्री हो रही है ट्यूब की सिनर्जिड में। चलिए अब दूसरे डायग्राम में हम लोग देखें तो यहाँ पे मेल गैमेट जो है इस ट्यूब के थ्रू डिस्चार्ज कर दिए जा रहे हैं, मतलब पॉलन ग्रेन्स जो है उसको डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है ट्यूब से ताकि वो सेल के साथ जाके फ्यूज हो सके। ओके, तो यहाँ पे ये देखो पॉलन ट्यूब के थ्रू जो मेल गैमेट है, पॉलन ग्रेन्स हैं, उनका डिस्चार्ज हो गया है और फिर ये जाते हैं एग और सेंट्रल सेल के पास फ्यूज होने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस था कि इंटरैक्शन कैसे होगा। अब दूसरी चीज आती है बेटा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि हम लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन करवा सकेंगे। तो नेचुरल वे है, नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर हम लोग करना चाहें, करवाना चाहें तो कैसे हो सकता है। सो सी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर को, मतलब कि मेल और फीमेल, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं। इसके बाद इमेस्कुलेशन करते हैं, मतलब रिमूविंग ऑफ एंथर, जो मेल पार्ट है उसको रिमूव कर देते हैं ताकि उससे पॉलन ग्रेन्स ग्रो अप करके पॉलिनेट ना हो जाए, फर्टिलाइज ना हो जाए। अब इसको हटा दिया मेल पार्ट को, फिर क्या करेंगे, फ्लावर की कवरिंग कर देंगे, बैगिंग कर देते हैं पॉली बैग से ताकि उस पर कहीं क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए, कोई और पॉलन ग्रेन ना आ जाए। दैट्स वाई फिर क्या करते हैं, जो प्लांट्स का हमें पॉलन ग्रेन्स चाहिए होता है वो पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करके ब्रश के थ्रू उस फ्लावर पे डस्टिंग कर देते हैं पॉलन ग्रेन्स की। क्लियर? फिर उसको हम लोग रीबैगिंग कर देंगे। ठीक, फिर से पैकिंग कर दिया, अब फिर उसको छोड़ देते हैं ताकि उसमें फ्रूट का डेवलपमेंट
हो सके। तो ये पूरा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है जो ह्यूमंस करते हैं। ये तो हो गया। तब आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन पे। ये नाम भी आपने बहुत सुना होगा। अब ये क्या होता है? सो सी, आपने देखा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, पॉलन ट्यूब है, स्पर्म सेल्स हैं, ये ओवरी, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक और एग है। अब इसी को यहाँ एनलार्ज करके दिखाया गया है। सो सी, सबसे पहले क्या होता है, एग सेल में स्पर्म सेल्स जो कि पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो रिलीज किया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा, अब ये यहाँ से रिलीज होता है। ओके, जैसे ये एंटर करता है तो ये इसके जो मेल गैमेट होंगे वो जाके फ्यूज तो करेंगे। अब ये किससे करते हैं फ्यूज? तो सबसे पहले ये फ्यूज जाके करते हैं इस वाले एग सेल से। ओके, एक मेल, दो मेल गैमेट आए मान लीजिए, तो एक मेल गैमेट इससे फ्यूज कर गया एग सेल से और ये बना लेता है जाइगोट को जो कि डिप्लॉइड होता है। क्लियर? अब दूसरा मेल गैमेट कहाँ गया भाई? तो दूसरा मेल गैमेट जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के पास पहुंच जाता है और वहां जाके फ्यूज हो जाता है। सी, ये रेड कलर का आपको इसमें मेल गैमेट है, दैट इज पोलन ग्रेन, और ये इससे जाके फ्यूज होते हैं और ये बना लेते हैं एंडोस्पर्म को और ये होते हैं ट्रिप्लॉइड। क्लियर? तो यही प्रोसेस होता है डबल फर्टिलाइजेशन का, मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। चलिए अब ये देखो, इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है ना वो डेवलप हो जाता है एंडोस्पर्म में और जाइगोट जो होता है वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे एक जाइगोट बन रहे थे और एंडोस्पर्म। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दे आर कन्वर्टेड इनटू डेवलप्ड इनटू एंडोस्पर्म और जाइगोट जो होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं एम्ब्रियो में। सी, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है 3N और ये है जाइगोट। क्लियर? ये जाइगोट है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। अब जाइगोट देखो ऐसा फॉर्म कर लेता है, ऐसा। ओके, इसके बाद इसमें चेंजेस आते हैं, ये बन जाते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर ये बना लेते हैं हार्ट शेप के एम्ब्रियो, यहाँ पे देखो, और उसके बाद ये धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। सो एंडोस्पर्म जो होता है उसमें और एम्ब्रियो डेवलपमेंट में मैच्योरेशन होता है ओव्यूल का, वो सीड्स में बनते हैं और ओवरी जो होती है वो फ्रूट्स में बनते हैं। ओव्यूल जो होते हैं वो सीड में बन गए, ओवरी जो होती है वो फ्रूट में बन जाते हैं। सी, एंडोस्पर्म सीड है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, और ये अलग अलग फॉर्म कर लेते हैं सीड को और फ्रूट को। आगे बढ़ते हैं भाई। अब एंडोस्पर्म की अगर बात करें तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता सेल है ना, ये डिवाइड होता है कई बार, मेनी टाइम्स इसका डिवीजन होता है। ओके, और ये फॉर्म करते हैं ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म को। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म को ये फॉर्म करते हैं जिसमें बहुत सारा फूड मटेरियल जो होता है वो रिजर्व होता है। ठीक है? अब 2 टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं, पहले होते हैं फ्री न्यूक्लियर टाइप और दूसरे होते हैं सेल्यूलर टाइप। फ्री न्यूक्लियर टाइप की अगर हम लोग बात करें तो ये बड़ा कॉमन मेथड होता है, ये आपको, जैसे आपने कोकोनट खाया होगा तो उसमें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। दूसरा होता है सेल्यूलर टाइप। चलिए सी, 2 टाइप के एंडोस्पर्म भी आपके होते हैं। सबसे पहले होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस और दूसरे होते हैं एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस वो एंडोस्पर्म होते हैं जिसमें कंप्लीटली फूड का यूटिलाइज हो जाता है, इसमें कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है फूड का, जैसे कि पी हो गए, ग्राउंड नट हो गए, तो ये कंप्लीटली एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर जाते हैं। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ पोर्शन छोड़ देते हैं, चलो भाई हमने तुमको छोड़ दिया, अब वो पोर्शन क्या होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एल्ब्यूमिनस। तो वो पोर्शन रिमेन रह जाता है एंडोस्पर्म में, मैच्योर सीड में। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो आपने व्हीट खाया होगा, अरे रोटी तो खाई होगी, तो वो किससे बनता है, व्हीट से बनते हैं, मेज, कैस्टर, ये सब एल्ब्यूमिनस के एग्जाम्पल्स हैं। एम्ब्रियो की बात करते हैं, एंडोस्पर्म समझ में आ गया। एम्ब्रियो जो होता है ये डेवलप होता है माइक्रोपाइलर एंड पे ऑफ द एम्ब्रियो सैक, जहां पे जाइगोट लोकेटेड होता है। एम्ब्रियो डेवलप होता है माइक्रोपाइलर एंड पे, कहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एम्ब्रियो सैक के, नॉट एम्ब्रियो सैक के जो लोकेटेड होता है जाइगोट के पास। देखिए ये एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो है, इसके कुछ पार्ट्स हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्लेम्यूल। फाइन, दैट इज प्लेम्यूल। ये देखिए यहाँ पे कॉटिलेडॉन है, कॉटिलेडॉन। ओके,
और यहाँ की अगर बात करें तो ये है हाइपोकोटाइल, दैट इज रेडिकल, और छोटा सा नोड यहाँ पे दिख रहा होगा, दैट इज रूट कैप। तो ये एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एम्ब्रियोजेनी पे आते हैं। सो जाइगोट जो होता है ना बच्चों, ये गिव राइज करता है प्रो एम्ब्रियो को, और सब्सिक्वेंटली वो क्या करता है, ग्लोब्यूलर या हार्ट शेप या मैच्योर एम्ब्रियो में फिर फॉर्म कर जाता है। सबसे पहले वो ग्लोब्यूलर होता है, फिर हार्ट शेप, और फिर मैच्योर एम्ब्रियो को, पूरे के पूरे एम्ब्रियो को फॉर्म कर लेता है। एम्ब्रियोज जो होते हैं बेटा मोनोकोटिलेडॉन के, ये पजेस करते हैं सिर्फ और सिर्फ वन कोटिलेडॉन को, ओनली वन कोटिलेडॉन। नाउ अगर बात करें ग्रास फैमिली की, तो इसमें जो कोटिलेडॉन होते हैं इसको हम लोग कहते हैं स्क्यूटेलम। अब ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, है भाई, जानते पहचानते हो, क्योंकि इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन किया है। चलिए देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे कोटिलेडॉन है और इससे क्या नाम दिया गया है, स्क्यूटेलम। नाउ ये चीज जो है दैट इज कोलियोपेटाइल, ये यहाँ का जो पोर्शन दैट इज शूट अपेक्स, ये एपिब्लास्ट है, यहाँ पे रेडिकल है, और ये देखो रूट कैप, यहाँ का जो रूट कैप है ये ऊपर है थोड़ा सा, और उसके नीचे जो है कोलियोरिजा है। ठीक, तो ये ग्रास का एम्ब्रियो है, मोनोकॉट है। नाउ आगे बढ़े हम लोग। तो अब तो एम्ब्रियो का भी फॉर्मेशन हो गया, अब जरा देखते हैं सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो सीड जो होता है ये फर्टिलाइज्ड और मैच्योर ओव्यूल होता है, जो डेवलप होता है सीड में। ओव्यूल डेवलप करता है सीड में, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। आइए देखते हैं, ये देखो ये कोटिलेडॉन है, दैट इज माइक्रोपाइल। अब देखो सीड कोट की अगर हम लोग बात करें तो इसके कुछ लेयर्स होते हैं, आउटर लेयर होते हैं, इनर लेयर होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सो सीड कोट है ये आउटर में, ये अंदर में एंडोस्पर्म है, यहाँ पे कोटिलेडॉन है, ऐसे करके अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब आपको जरा हम डिटेल में बताते हैं कि होता क्या है। सो सबसे पहले आता है बेटा टेस्टा। टेस्टा जो होता है दैट इज आउटर कोटिंग, बाहरी लेयर जो होती है जिसे हम लोग देख सकते हैं, दैट इज टेस्टा। यहाँ पे देखिए ये टेस्टा है, ओके, सबसे आउटर लेयर। दूसरी बात करें तो होता है इनर कोटिंग। इनर कोटिंग को हम लोग क्या कहते हैं, टेगमेन, जो उसके अंदर की कोटिंग होती है दैट इज इनर कोटिंग, और उसे हम लोग कहते हैं टेगमेन। और तीसरी चीज आती है माइक्रोपाइल, ये स्मॉल ओपनिंग होती है सीड कोट में जो फैसिलिटेट करता है वाटर और ऑक्सीजन की एंट्री को। जैसे हम लोग अगर चने भिगाते हैं या राजमा भिगाते हैं तो वो क्या होते हैं, सुबह तक फूल जाते हैं। कैसे फूलते हैं भाई, तो उसके पास एक पोर होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल, वहीं से वाटर एंटर करता है और वो स्वेलअप कर जाते हैं। क्लियर, तो ये जर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं। सबसे पहले सीड जो जर्मिनेट होता है, नॉर्मल सीड होता है, जर्मिनेशन के लिए उसको वाटर ऑक्सीजन सब चाहिए होता है, तो वहीं से वो एंटर करता है। हाइलम, अब सी यहाँ पे है हाइलम, है ना, ये वो होता है एरिया जहाँ पे सीड जो होता है वो अटैच होता है ओवरी वॉल से। स्केयर ऑन सीड कोट। सीड जो होता है जस्ट अभी हमने बताया एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं, मतलब जिसमें कुछ एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो जाता है और एक में एंडोस्पर्म बचा रह जाता है। पेरिस्पर्म क्या होता है भाई, तो पेरिस्पर्म जो होता है दैट इज रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस, और ये परसिस्टेंट करता है, जैसे आप ब्लैक पेपर में देख सकते हो। डॉर्मेसी, ये होती है इनएक्टिविटी के स्टेट। चलिए, वॉल जो होती है बेटा ओवरी की ना, ओवरी की जो वॉल होती है उसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्प। फ्रूट की अगर हम लोग बात करें तो अब देखो फ्रूट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है आपका ट्रू फ्रूट, ओके, और दूसरा होता है फॉल्स फ्रूट। यहाँ पे फॉल्स फ्रूट लिखा हुआ है। ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट क्या है भाई, सो ट्रू फ्रूट जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ओवरी का कंट्रीब्यूशन होता है फ्रूट के फॉर्मेशन में, और फॉल्स फ्रूट जो होता है इसमें थैलमस का भी कंट्रीब्यूशन होता है फ्रूट के फॉर्मेशन में। ट्रू फ्रूट में ओवरी का कंट्रीब्यूशन और फॉल्स फ्रूट में थैलमस का भी कंट्रीब्यूशन। आप जो एप्पल खाते हो, स्ट्रॉबेरी खाते हो, तो इसमें फ्रूट मेनली थैलमस वाला पार्ट बनाते हैं जिसे हम लोग खाते हैं, इसीलिए ये फॉल्स फ्रूट कहे जाते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एपोमेक्सिस, एपोमेक्सिस क्या होता है, सो ये एक कंडीशन होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट इज द कंडीशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें ये मिमिक्री करते हैं।
मिमिक्री आपको पता होगी, तो मिमिक करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, मतलब उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और इसमें सीड फॉर्म हो जाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, सीड फॉर्म हो जाता है। जैसे एपोमिक्सिस की कंडीशन में ये है मेगास्पोर मदर सेल, और इनमें मियोसिस तो हुआ नहीं, फिर ये मेगास्पोर मदर सेल ही रह गए। अब फिर इसमें डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है और ये बन जाते हैं सेंट्रल सेल और एग सेल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फर्दर इनका फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर्मेशन कैसे होता है एपोमेक्टिक सीड्स का? तो सबसे पहले डिप्लॉइड सेल होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं बिना मियोसिस के। अब ये डेवलप होते हैं एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। सेल ऑफ न्यूक्लियस जो होते हैं इनमें सराउंडिंग एम्ब्रियो सेक होता है जो प्रोट्रूड करता है एम्ब्रियो सेक को, और फिर ये डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियो में। जैसा आपने सिट्रस के केस में देखा होगा, ऑरेंज खाए होंगे, मैंगो खाए होंगे, तो उसमें देखने को मिलता है। लास्ट वन इज पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी जो होता है बेटा, इसमें अकरेंस होता है मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड, एक ही सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो पाए जाते हैं, ऑफन एसोसिएटेड विथ एपोमिक्सिस। कुछ रिलेटेड होता है ये एपोमिक्सिस से ही, जैसे इसमें भी सिट्रस और ग्राउंडनट आते हैं। तो बेटा ये रहा आपका एक क्विक शॉर्ट रिवीजन आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बच्चों अब हम लोग करने वाले हैं एक क्विक रिवीजन ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चैप्टर में क्या है, मेनली ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन कैसे होता है इस बारे में स्टडी किया गया है। सो लेट्स सी क्या क्या दिया हुआ है। सी जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं बच्चों ह्यूमन में, उसमें इंक्लूड होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन, मतलब मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में दोनों में गैमेट्स बनते हैं। मेल के अलग होते हैं, फीमेल के अलग होते हैं। अब ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं जिसकी वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, आप सबको पता है। नाउ अब ये जो प्रोसेस होता है जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में डेवलप करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पार्चुरेशन हो जाता है, दैट इज द डिलीवरी ऑफ बेबी। चलिए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव की बात करेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करेंगे, फिर फ्यूजन कैसे होता है उसकी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या होते हैं, एक पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, पेयर ऑफ टेस्टिस जो कि सस्पेंडेड होता है स्क्रोटम में, उसके अंदर होता है। आगे बढ़े तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हो गए। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर बात करें तो इसमें पेयर ऑफ डक्ट होते हैं, एक पेयर ऑफ डक्ट होते हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं बहुत सारे पार्ट्स में। वो होते हैं रिटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अभी हम पार्ट्स के नाम बता रहे हैं बच्चों, इसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद होते हैं एक एक्सटर्नल जेनिटिलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी ओवरऑल ये पूरा का पूरा चार्ट है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। पेयर टेस्टिस होते हैं जिसे हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, दे प्रोड्यूस स्पर्म एंड एंड्रोजन, मतलब कि हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं, स्पर्म्स का, गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं। हार्मोन्स में एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होते हैं। दूसरी बात अगर करें एक्सेसरी डक्ट्स की, तो ये कंडक्ट करते हैं स्पर्म को, दे कंडक्ट स्पर्म। उसमें आते हैं रिटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट। तीसरी अगर हम लोग बात करें तो अब आ जाते हैं ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये सिक्रीट करते हैं सेमिनल प्लाज्मा को। अब इसमें क्या होते हैं, प्रोस्टेट होते हैं, सेमिनल वेसल होते हैं, बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, या फिर उसे कॉपस ग्लैंड भी हम लोग कहते हैं। और चौथी चीज जो आती है दैट इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया, दैट इज पीनस। ये होते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन्स जो कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। नाउ ये स्ट्रक्चर है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जैसे अभी हम लोगों ने जो नाम देखे वो डायग्राम में कहाँ है ये देख लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए ये है इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। दूसरी बात करें यहाँ पे देखिए तो ये वाला पार्ट जो है दैट इज रेक्टम, यहाँ पे है एनस, उसके बाद ये है बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यहाँ पे ये वाला हिस्सा है टेस्टिस, ठीक है। इसके ये जो जिस पाउच में है इसे हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये है फोल स्किन, दैट इज ग्लैंस स्किन, ये है यूरेथ्रा, ये है पीनस, ये है प्रोस्टेट, ये वास डिफरेंस है,
यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, ये देखिए ये वाला हिस्सा यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे सेमिनल वेसल है, सेमिनल वेसल, और ये यहाँ पे यूरेटर है। तो पार्ट्स भी अब हमें पता चल गए कौन से कहाँ पे हैं। अब जरा इसका एक और सेक्शन देख लेते हैं भाई कि ये दिखता कैसे है। तो देखिए ये यूरेटर है, यहाँ पे यूरेटर है, ये वास डिफरेंस है जो कि पाइप होती है जो स्पर्म गैमेट्स को कंटेन करती है। एपिडाइमिस है ये, वास एफ्रेंशिया है ये, रेटिटेस्टिस है ये, टेस्टिकुलर लोब्यूल है ये पूरे, और ये ग्लैंड्स पीनस, ये फोरस्किन, ये टेस्टिस, ये यूरेथ्रा, ये बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यहाँ पे देखिए ये बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है छोटे छोटे, ये प्रोस्टेट हो गया यहाँ पे, दैट इज सेमिनल वेसल, और ये यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर। चलिए भाई नाम पता चल गए, कहाँ होते हैं ये भी पता चल गए। अब जरा डिस्कस कर लेते हैं इनका फंक्शन क्या होता है। सी टेस्टिस जो होता है बच्चों ये सिचुएटेड होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में जिसे हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। ये पाउच जो होता है, स्क्रोटम जो होता है, ये मेंटेन करता है लो टेम्परेचर, टेस्टिस के लो टेम्परेचर को मेंटेन करता है जो कि नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। गैमेट के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे बढ़े तो हर टेस्टिस जो होता है बेटा ये कंटेन करते हैं 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को कंटेन करते हैं, और हर लोब्यूल जो होता है वो कंटेन करता है हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूबुल, बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूबुल होते हैं जो कि स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर, ये फॉर्म करते हैं स्पर्म्स। अब देखो जो सेमनीफेरस ट्यूबुल होते हैं ये लाइंड होते हैं दो टाइप से। सबसे पहले होते हैं स्पर्मेटोगोनिया जिसे हम लोग मेल जर्म सेल कहते हैं, और दूसरे होते हैं सर्टोली सेल्स। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग मेल जर्म सेल भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो ये एक डायग्राम दिया हुआ है, एक सेक्शन दिया हुआ है। सी यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ है, दैट इज स्पर्मेटोजोआ। यहाँ की अगर बात करें तो ये स्पर्मेटोगोनिया है, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल्स, और ये है सर्टोली सेल्स। तो ये भी पता चल गया हमें भाई क्या क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सी लाइडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल है। तो ये देखो लाइडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं अराउंड द सेमनीफेरस ट्यूबल, दे प्रेजेंट अराउंड द सेमनीफेरस ट्यूबल, और ये सिंथेसाइज और सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन हार्मोन को। ये हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं और उसकी सिंथेसाइज करते हैं जो कि होता है एंड्रोजन। क्लियर, तो ये तो बात हो गई लाइडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल की। अब सी इजैकुलेटरी डक्ट क्या होते हैं? तो इजैकुलेटरी डक्ट जो होते हैं ये स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को। स्पर्म इज अ मेल गैमेट, स्पर्म मेल गैमेट होता है, और ओवा जो होती है वो फीमेल गैमेट होती है। तो ये इजैकुलेटरी डक्ट स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को। कहाँ से भाई? तो टेस्टिस से आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। अब ये कहाँ ओरिजिनेट होता है? तो ये ओरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर में और एक्सटेंड होता है थ्रू आउट द पीनस, पूरे पीनस में ये एक्सटेंड होता है। इसे हम लोग एक्सटर्नल ओपनिंग या फिर यूरेथ्रल मीटर्स भी कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, जो पीनस होता है दैट इज मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये एक्सटर्नल जेनिटल होते हैं। ये द इनलार्ज, जो इनलार्ज एंड होता है पीनस का, इसे कहते हैं ग्लैंड्स पीनस, दैट इज नोन एज ग्लैंड्स पीनस, और ये कवर्ड होते हैं लूज फोल्ड स्किन से जिसे हम लोग कहते हैं फोर स्किन। ठीक है, तो अब टर्म्स बहुत कुछ हद तक क्लियर हो गए होंगे आपको ना। आगे बढ़े तो जो मेल एसेसरी ग्लैंड होते हैं इसमें पेयर्ड होते हैं सेमिनल वेसल्स के। अब वो क्या होते हैं भाई? तो वो होते हैं प्रोस्टेस एंड पेयर्ड बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये पेयर में होते हैं। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स फॉर्म्स द सेमिनल प्लाज्मा। जो सिक्रीशन होता है इन ग्लैंड से वो क्या फॉर्म करते हैं? सेमिनल प्लाज्मा को फॉर्म करते हैं, और ये कंटेन करते हैं बेटा फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम। क्लियर है? दे कंटेन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम। आगे बढ़े हम लोग तो यहाँ पे देखो जो सिक्रीशन होता है बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स का, ये भी हेल्प करते हैं ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनस। पीनस के ल्यूब्रिकेशन में ये
हेल्प करते हैं। ये तो रही बात मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब फीमेल का भी तो देखना है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एज यूजुअल बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें होते हैं पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरी एक पेयर में होते हैं और ये फॉर्म करते हैं ओवा, जो कि फीमेल गैमेट होता है, एग। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं इसमें होते हैं पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ओके, एक यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। ये सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी होते हैं और मेमोरी ग्लैंड्स भी होते हैं। तो ये सारे पार्ट हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। चलिए भाई आगे बढ़े, अब हम लोग जरा देखते हैं। तो ये ओवरऑल यहाँ पे आपको एक चार्ट में दिखाया गया है कि कौन कौन से पार्ट हैं। सबसे पहले है बेटा पेयर्ड ओवरीज, ठीक है। तो ये ओवरी जो होती है वो पेयर में होती है। एसेसरी डक्ट्स होते हैं। अब एसेसरी डक्ट के 3 पार्ट है, 1 2 3, ठीक है। ये सारे पार्ट सी। सबसे पहले क्या है, फैलोपियन ट्यूब जो ओविडक्ट होते हैं। फैलोपियन ट्यूब भी हर जगह उसके अलग अलग नाम है, अलग अलग पार्ट्स है, अलग अलग फंक्शन है। तो सबसे पहले आता है इन्फुंडिबुलम, दूसरा है एम्प्यूला और तीसरा है इस्थमस। यूट्रस की बात करें तो पहले आता है इसमें फंडस, फिर बॉडी, फिर सर्विक्स और तीसरी चीज जो है दैट इज वजाइना। अब देखो इसमें भी तीसरी चीज है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे हम लोग वुल्वा भी कहते हैं। इसमें आते हैं मोनस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस। नाम पता चल गए आपको। अब हम लोग देखते हैं कि ये है कहाँ डायग्राम में। तो सी सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये यूट्रस वाला सेक्शन है, दैट इज यूट्रस। ये वाला जो सेक्शन है ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये वाला सेक्शन प्यूबिक सिम्फाइसिस है। ये यहाँ पे देखो यूरेथ्रा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्लाइटोरिस है, यहाँ पे क्लाइटोरिस है। ये लेबियम माइनोरा है यहाँ पे, और इसके बाद लेबियम मेजोरा की बात करें तो वो ये वाला सेक्शन है। वेजाइनल ओरिफिस यहाँ पे है। चलिए अब इधर देखें तो यहाँ पे एनस है, ये वेजाइना है, यहाँ पे रेक्टम है और ये सर्विक्स है, ठीक। डायग्राम में भी समझ में आ गया। अब एक और सेक्शन हम लोग को देखना है, ये वाला पार्ट। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी जो सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे उसमें देखा था, काफ़ी क्वेश्चन इसमें थे। सबसे पहले देखिए ये है यूटेराइन फंडस। यूटेराइन फंडस यहाँ पे जो है दैट इज यूटेराइन कैविटी। ये देखो 3 लेयर हैं, अलग अलग लेयर है। ये है इंडोमेट्रियम, यूट्रस की 3 लेयर हैं। सबसे पहले सबसे इनर वाली है इंडोमेट्रियम, मिडिल वाली लेयर है मायोमेट्रियम और आउटर लेयर है पेरीमेट्रियम। क्लियर? आगे बढ़े तो यहाँ पे देखिए वजाइना है, यहाँ पे सर्वाइकल कैनाल है, ये सर्विक्स है, ये वाला पार्ट ओवरी है। यहाँ पे देखिए पेयर ऑफ ओवरी है, तो ये ओवरी हो गई। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है दैट इज फिम्ब्री। अब यहाँ पे देखो इस्थमस, एम्प्यूला, इन्फुंडिबुलम, ये सब फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है। दे आर द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जो अभी हम लोगों ने ग्राफ में प्रेजेंटेशन में देखा था। चलिए अब इनके फंक्शन क्या होते हैं भाई, ये क्या काम करते हैं, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। सो लेट्स सी। ओवरीज जो होते हैं ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन और ये प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट्स को, जिसे हम लोग एग या फिर ओवा ये भी कहते हैं। और बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। ये हर ओवरी जो होती है ना ये कवर्ड होती है, दैट इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम। अब ये क्या करता है, ये इनक्लोज होता है ओवेरियन स्ट्रोमा में, दैट इनक्लोजेस विद इन ओवेरियन स्ट्रोमा, जो कि डिवाइडेड होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला में। अभी इसके बारे में भी हम लोग को आगे डिटेल में पढ़ना है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला के बारे में। चलिए फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब जो होता है ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ओवरी टू द यूट्रस। आपने अभी देखा डायग्राम में, ये पूरा ओवरी के पास से लेके यूट्रस तक पूरा एक्सटेंड हुआ रहता है। जो पार्ट क्लोजर होते हैं ओवरी के वो होते हैं फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और इसे हम लोग कहते हैं इन्फुंडिबुलम। अब इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं तो उसे कहते हैं फिम्ब्री, अभी बताया हमने। नाउ नेक्स्ट अगर देखें तो जो इन्फुंडिबुलम होते हैं ये लीड्स करते हैं एम्प्यूला में और ज्वाइन करते हैं यूट्रस को विथ इस्थमस। इस्थमस के थ्रू वो यूट्रस को ज्वाइन करते हैं। यूट्रस के शेप की अगर बात करें तो ये पियर शेप का स्ट्रक्चर होता है और इसे वोम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़े। अब
यूट्रस कहाँ ओपन होता है? तो यूट्रस की बात करें तो यूट्रस ओपन होता है वजाइना में थ्रू अ नैरो सर्विक्स। नैरो सर्विक्स के थ्रू यूट्रस वजाइना में ओपन होता है। जो कैविटी होती है सर्विक्स की, जिसे हम लोग सर्वाइकल कैनाल भी कहते हैं, अलॉन्ग विद वजाइना, ये फॉर्म करते हैं बर्थ कैनाल को। क्लियर? नाउ मूव करें आगे। तो सी, अभी हमने जो देखा था, जो वॉल होती है यूट्रस की वो 3 लेयर्स में होती है, आपको डायग्राम में याद होगा। तो अब यहाँ पे पेरीमेट्रियम लिखा हुआ है, ये सबसे एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होता है, आउटर लेयर होती है। दूसरी बात करें मायोमेट्रियम की, तो ये मिडिल लेयर होती है, ये थिक लेयर भी होती है, और इसके मसल्स जो होते हैं दे आर वेरी स्मूथ मसल्स इनके होते हैं। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी। जब पार्चुरेशन होता है, जब बेबी बाहर आता है, फीटस जो होता है वो बाहर आता है, तो उस टाइम पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। तीसरी बात करें एंडोमेट्रियम की, तो एंडोमेट्रियम जो होते हैं ये लाइन होते हैं यूटेराइन वॉल के, और इसमें चेंजेस आते हैं, कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें चेंजेस आते हैं। चलिए आगे बढ़े। मोनोस प्यूबिस अभी हम लोगों ने देखा था, तो ये कुशन होते हैं फैटी टिश्यू के, दे आर कुशन ऑफ फैटी टिश्यू जो कि कवर्ड होते हैं स्किन एंड प्यूबिक हेयर से। लेबिया मेजोरा जो होता है ये फ्लैशी फोल्ड टाइप का होता है, दैट इज सराउंड द वजाइनल ओपनिंग। आगे बढ़े हम लोग, तो लेबिया मेनोरा की अगर बात करें तो ये पेयर्ड होते हैं फोल्ड ऑफ टिश्यू के, जो अंडर होता है लेबिया मेजोरा के, ये लेबिया मेजोरा के अंदर होता है। क्लियर? नाउ जो ओपनिंग होती है वजाइना की, ये ऑफन पार्शियली कवर्ड होती है, हल्की फुल्की ये थोड़ी बहुत कवर्ड होती है, जिससे हम एक मेम्ब्रेन से, जिसका नाम होता है हाइमेन। ठीक है, जो ओपनिंग होती है वजाइना की वो पार्शियली कवर्ड होती है, और इस पे एक मेम्ब्रेन लगा होता है जिसे हम लोग कहते हैं हाइमेन। नाउ मूव करें आगे, तो सी, जो फिंगर, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अभी हम लोग देखे थे, अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया मेनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग इज कॉल्ड क्लाइटोरिस, उसे हम लोग क्लाइटोरिस कहते हैं। टर्म्स याद रखिएगा बच्चों, टर्म से रिलेटेड ही क्वेश्चन आने वाले हैं। ये तो रही बात भाई नॉर्मल जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी। बट अगर बात करें मेमोरी ग्लैंड्स की, सो सी, मेमोरी ग्लैंड क्या होते हैं? मेमोरी ग्लैंड होता है बेटा जो कि पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर, और ये कंटेन करते हैं ग्लैंडुलर टेस्टिस को, और इसमें बहुत अलग अलग टाइप के फैट होते हैं। सी, जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं ये कंटेन करते हैं 15 to 20 मेमोरी लोब्स को, इसके पास 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं, और ये कंटेन करते हैं एल्वोलाई को, जो कि सिक्रेट करता है मिल्क। आफ्टर बर्थ जो बेबी फीड करते हैं मदर मिल्क, वो मेमोरी ग्लैंड से ही फॉर्म होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और वही बेबी फीड करते हैं। सो मेमोरी डक्ट्स जो होते हैं ये ज्वाइन करते हैं और फॉर्म करते हैं मेमोरी एम्प्यूला को। सी, सबसे पहले क्या हुआ, मेमोरी ग्लैंड जो थे वही पेयर्ड स्ट्रक्चर में हैं, ये कंटेन करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल फैट्स को। अब जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं इनके पास 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, और ये कंटेन करते हैं एल्वोलाई को, जो कि सिक्रीट करते हैं मिल्क। ठीक, अब जो मेमोरी डक्ट होते हैं ये ज्वाइन करते हैं और ये फॉर्म करते हैं मेमोरी एम्प्यूला को। नाउ ओवरऑल ये डायग्राम है बेटा मेमोरी ग्लैंड का। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे रिब दिया हुआ है, दैट इज रिब, ये मसल है बिटवीन रिब्स। अब ये वाली लेयर जो है दैट इज पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये यहाँ पे देखिए ये पूरे फैट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सबसे इनर वाला स्ट्रक्चर है दैट इज फैट, ये फैट है। मेमोरी लोब की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो ये है मेमोरी लोब, यहाँ है मेमोरी एल्वियोलस, ये है मेमोरी एल्वियोलस, यहाँ पे है मेमोरी डक्ट, यहाँ पे ये मेमोरी डक्ट है। इसकी बात करें तो ये है एम्प्यूला। अब एम्प्यूला के बाद बेटा आते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, यहाँ पे ये वाला पोर्शन निपल है और ये वाला एरियोला है। क्लियर? तो ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब देखो ओवरऑल ये जो मिल्क का कंडक्शन होता है मेमोरी ग्लैंड में ये कैसे होता है। सो सी, सबसे पहले मिल्क जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं मेमोरी एल्वियोलाई से, मतलब पास होते हैं मेमोरी एल्वियोलाई से। इसके बाद ये जाते हैं मेमोरी ट्यूबुल में, देखो मेमोरी ट्यूबुल। फिर ये कहाँ पास होंगे,
दे पासेस टू द मेमोरी डक्ट, यहाँ से ये यहाँ चले आते हैं। फिर मेमोरी डक्ट के बाद ये चले आते हैं मेमोरी एम्प्यूला में। अब मेमोरी एम्प्यूला में से कहाँ जाएंगे, देखो मेमोरी एम्प्यूला से ये आते हैं लैक्टिफेरस डक्ट में। क्लियर? तो ये पूरा पाथवे है कि मेमोरी ग्लैंड में सीक्वेंस कैसा होता है मिल्क के कंडक्शन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखो अब ये सारे ऑर्गन्स के बारे में हमें पता चल गया, मेल फीमेल के बारे में पता चल गया। अब क्या बचा, तो भाई गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेल में गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, फीमेल में गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो ये जो गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। इसमें मेल और फीमेल के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये कहाँ होते हैं, मेल में जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस में होता है और फीमेल में गैमेट्स का फॉर्मेशन ओवरी में होता है। अभी जस्ट हम लोग पीछे देखें। सो सी, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि मेल में होता है, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन तो मेल में होगा, दैट इज मेल गैमेट्स के फॉर्मेशन का ये प्रोसेस है। oogenesis की बात करें तो ये फीमेल में होता है, ये फीमेल में गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। अब होता कैसे है इसके बारे में हमें देखना है। सो सी, स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिपेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, इसमें जो टेस्टिस होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, टेस्टिस आर इमेच्योर। अब मेल जर्म सेल जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी पे। क्या लिखा, क्या कह रही है बात कि जो टेस्टिस होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। मेल जर्म सेल जिसे हम लोग स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को। कैसे, बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू। और डिस्कस भी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टार्ट कब होता है बच्चों, ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे। ओके, मेल में ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में गैमेटोजेनेसिस। अब जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इनर साइड, दे प्रेजेंट इनर साइड ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूबल, सेमनीफेरस ट्यूबल के अंदर वाले साइड में प्रेजेंट होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं माइटोटिक डिवीजन से और इंक्रीज हो जाते हैं नंबर में। मतलब डिवीजन होगा तो नंबर बढ़ेगा, पता है। नाउ स्पर्मेटोगोनियम जो होते हैं ये कितने क्रोमोसोम कंटेन करते हैं, दे कंटेन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो यहाँ पे ये डिप्लॉयड है, अब आगे चल के ये हैप्लॉयड होने वाले हैं। सो सी, अब आगे क्या होने वाला है, ये डायग्राम है, दैट इज यहाँ पे देखो ये है स्पर्मेटोगोनियम। यहाँ की अगर बात करें ये वाले सेल्स तो ये हैं सर्टोली सेल्स, इसके आगे ये वाले जो सेल होते हैं ये होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेल्स जो होते हैं बच्चों दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये स्पर्मेटिड्स होते हैं और ये स्पर्मेटोजोआ होते हैं। ठीक है, डायग्राम क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। मेल्स में गैमेटोजेनेसिस होता कैसे है, जिसे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। सो इतना तो क्लियर हो गया, ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे, है ना, सबको पता है ये स्टार्ट होता है मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे। अब यहाँ पे देखो जब स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, दे आर स्पर्मेटोगोनिया, ये वाले जो सेल्स हैं, अब इसमें डिवीजन होगा, माइटोसिस डिफरेंशिएशन होगा, तो ये यहाँ देखो डिफरेंशिएशन होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो ये कंटेन कर रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब ये किस में डिफरेंशिएट हो रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। फिर इसके बाद बेटा इसमें मियोटिक डिवीजन होता है, ये हो गया मियोटिक डिवीजन। नाउ मियोटिक डिवीजन के बाद इसमें ये बनाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को। क्या बनाएंगे ये, जब जब डिवीजन होता है इनमें चेंजेस आते हैं, नंबर ऑफ सेल्स में चेंजेस आते हैं, तो ये बना लिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से मियोटिक डिवीजन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तो यहाँ पे डिवीजन होने लगा। अब ये क्या बना दिए, स्पर्मेटिड्स बना दिए। ठीक है, स्पर्मेटिड्स बनने के बाद फिर इसमें डिफरेंशिएशन होता है और ये बना देते हैं स्पर्मेटोजोआ को। ये बन गए स्पर्मेटोजोआ, जो कि मेल गैमेट होते हैं, जो कि स्पर्म सेल्स भी कहे जा सकते हैं। क्लियर। अब सी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का डिवीजन कैसे होता है। सबसे पहले आपको पता है ये हैप्लॉइड थे, डिप्लॉइड थे, 46 थे। ठीक है, डिप्लॉइड है ये। अब यहाँ पे देखो इनमें कन्वर्जन हुआ कहाँ से, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में आए, जब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स तक इनका डिवीजन हुआ तो वहां से इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम बदलने लगा और वो हो गए हाफ
और वो हो गए 23, मतलब कि ये हो गए हैप्लॉइड। ठीक, तो अब हैप्लॉइड हो गए तो हैप्लॉइड ही रहेंगे टिल जब तक इनका फ्यूजन नहीं हो जाता, तब तक ये हैप्लॉइड ही रहेंगे। तो स्पर्म सेल्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा जाए तो 23 होते हैं। क्लियर? चलिए, नाउ हार्मोन्स का भी कंट्रोल होता है। गैमेट्स बन गए तो गैमेट बनने की ड्यूरेशन में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं मेल्स में, अगर देखा जाए तो। जैसे दाढ़ी आने लगती है, हाइट बढ़ने लगती है, गले की आवाज़ में चेंजेस आने लगते हैं, तो ये सब चेंजेस आते हैं। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? सो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन्स। सी, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है दैट इज इनिशिएटेड ड्यू टू इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के बढ़ने की वजह से ये होता है, और ये होते हैं हाइपोथैलेमस के कारण, दैट इज बाय हाइपोथैलेमस। अब ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है ये इंक्रीज करता है और एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। दे एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी और स्टिमुलेट करते हैं, सिक्रीट करते हैं दो गोनाडोट्रोपिन को, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH एंड FSH। क्लियर? तो ये प्रोसेस है। अब चलिए ज़रा आगे देखते हैं। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो होते हैं ये एक्ट करते हैं, काम करते हैं लाइडिक सेल पे और स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो सिक्रीट करें एंड्रोजन्स को, सिक्रीट करें एंड्रोजन को, और ये एक हार्मोन होता है, यू नो दैट। FSH जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये कहाँ काम करता है? सर्टोली सेल पे, और स्टिमुलेट और सिक्रीशन करता है कुछ फैक्टर्स को जो कि हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में। ठीक है, तो ये तो रही बात। मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन लाइडिक सेल पे वर्क करता है, उसके साथ वर्क करता है और स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन को। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं ये काम करते हैं सर्टोली सेल पे, और ये स्टिमुलेट और सिक्रीशन करते हैं कुछ फैक्टर्स को जो कि हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में। क्लियर? नाउ आगे बढ़े अगर हम लोग, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सी, स्पर्म जो होता है ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। सबसे छोटे सेल होते हैं ये ह्यूमन बॉडी के, सबसे छोटे सेल होते हैं स्पर्म सेल, और सबसे बड़े सेल होते हैं ओवा, एग सेल जो होते हैं। ये कंपोज होते हैं कुछ पार्ट से, जिसमें होते हैं हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। सी, स्पर्म का हेड जो होता है ये कंटेन करते हैं हैप्लॉइड न्यूक्लियस को, दे कंटेन हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और इसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है जो कि कवर्ड होता है कैप से, दैट इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है एक्रोसोम। क्लियर? जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। ओवरऑल देखिए ये पूरा डायग्राम है स्पर्म सेल का। सबसे पहले यहाँ देखो ये हेड वाला पार्ट है, ओके। अब यहाँ पे देखो जिस हम लोग कैप लाइक स्ट्रक्चर की बात करें तो वो ये है, दैट इज एक्रोसोम। आउटर लेयर की बात करें तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, हेड वाले पार्ट में ही है। अब ये कंटेन करते हैं न्यूक्लियस जो कि कंटेन करते हैं क्रोमोसोमल मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को। इसके बाद ये छोटा वाला पार्ट आता है नेक, फिर यहाँ आता है मिडिल पीस, और ये पूरी की पूरी टेल होती है। तो मिडिल पीस के ही पास बच्चों होते हैं, नेक तो नॉर्मल हो गया। मिडिल पीस की बात करें तो इन्हीं के पास होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्विम करने के लिए, स्पर्म को स्विम करने के लिए। टेल इसको दिया हुआ है। चलिए, स्पर्म जो होते हैं, अगर स्पर्म सेल्स जो होते हैं ह्यूमन मेल में, जो स्पर्म सेल होते हैं वो एक बार में इजैकुलेट होते हैं 200 to 300 मिलियन। एक कोइटस के टाइम पे 200 to 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो इजैकुलेट होते हैं। अब सेमिनल प्लाज्मा जो होता है अलॉन्ग विद द स्पर्म ये कंटेन करते हैं सीमेन को, दे कंटेन सीमेन। नाउ जो फंक्शन होता है मेल सेक्स सेकेंडरी डक्ट का और ग्लैंड्स का, ये मेंटेन कौन करता है? दैट इज मेंटेन बाय एंड्रोजन हार्मोन। क्लियर? जो मेल सेक्स सेकेंडरी डक्ट होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं दैट इज मेंटेन्ड बाय एंड्रोजन हार्मोन। नाउ ये तो रही बात कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेल में गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, लेकिन अब फीमेल की भी बात कर लेते हैं। तो फीमेल में जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है इसका नाम होता है बेटा oogenesis, oogonia भी हम लोग
कहते हैं। सी, ये जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन होता है मैच्योर फीमेल गैमेट्स का, इसे हम लोग कहते हैं oogenesis। नाउ सबसे खास बात इसमें क्या होती है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है, मतलब जब फीटस मदर बॉडी के अंदर रहता है, जब फीमेल चाइल्ड मदर बॉडी के अंदर होती है, तभी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है गैमेट्स का। ओके, अब यहाँ पे मिलियन ऑफ ओगोनिया का फॉर्मेशन होता है। ओगोनिया इज गैमेट मदर सेल, दैट इज द गैमेट मदर सेल, जो कि फॉर्म होता है फीटल ओवरी में। हर फीटल ओवरी में ही ये फॉर्म हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कब से स्टार्ट हो रहा था? प्यूबर्टी से। लेकिन अगर बात करें हम लोग oogonia की, तो ये कब से स्टार्ट होते हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज पे ही ये स्टार्ट हो जाते हैं। मिलियंस ऑफ oogonia का फॉर्मेशन होने लगता है। नाउ अगर आगे बढ़े तो ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये है ब्लड वेसल्स। पूरा डायग्राम बच्चों एनसीईआरटी से ही लिया गया है, सारा डायग्राम एनसीईआरटी में अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हो। ये है प्राइमरी फॉलिकल, ये देखो अब प्राइमरी फॉलिकल यहाँ से टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया है। फिर यहाँ पे ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये ओवम है छोटा सा, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉर्पस ल्यूटम। ओके, तो ओवरऑल ये डायग्राम है, स्ट्रक्चर है। अब देखो इनमें कैसे फॉर्मेशन होता है oogonia का। सो सी, oogonia की अगर बात करें तो ये अभी हम लोगों ने देखा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही ये स्टार्ट हो गए थे। तो सी, यहाँ पे होता क्या है बच्चों, जब फीटल लाइफ होती है, मतलब जब बेबी मदर वूम के अंदर ही होते हैं, मदर के अंदर ही होते हैं, तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। oogonia स्टार्ट हो गया, उसमें माइटोसिस डिफरेंशिएशन होने लगा। ये oogonia है, तो अब इसमें माइटोसिस डिफरेंशिएशन होने लगा और ये बना लेते हैं प्राइमरी oocyte। ठीक, प्राइमरी oocytes बन गए। अब इसमें क्या होगा? सो एज वी ऑल नो दैट पहला मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, ठीक है, और दैट इज कंप्लीटेड प्रायर टू ओवल्यूशन। तो यहाँ से ये पूरा मेयोटिक डिवीजन आ जाता है। अब देखो यहाँ पे इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और ये भी एक सेल बनता है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, देखो ये वाला जो यहाँ तक इसके ऊपर वाला फेज है ये फीटल लाइफ का है। अब इसके बाद वाला जो फेज है ये बर्थ के बाद प्यूबर्टी के टाइम से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये जो प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन हुआ ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही हो गया था। अब बर्थ के बाद, चाइल्डहुड के बाद, प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है ये, तो ओवल्यूशन वहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ से पहली पोलर बॉडी बन जाती है, सेकेंडरी oocyte बन जाते हैं और फिर ये बनाते हैं ओवम को, दे फॉर्म ओवम। अब इस सेल का भी डिफरेंशिएशन होगा, मतलब वो उसका भी डिवीजन होगा, तो ये बना लेंगे सेकेंड पोलर बॉडी, दे फॉर्म सेकेंड पोलर बॉडी और फर्स्ट पोलर बॉडी। अब यहाँ पे देखो ये होते हैं अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ, ये पूरा फेज अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ का। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ऐसे ही इनमें भी होते हैं जैसे मेल्स में होते हैं। सबसे पहले देखो फीटल लाइफ में इनके पास भी कितने थे, डिप्लॉयड थे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। फिर क्या हुआ, फिर इसमें चेंजेस हुए, कहाँ से, जब से सेकेंडरी oocytes में ये फॉर्म होने लगे तब से इनके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डिप्लॉयड से हैप्लॉइड हो गए और फिर वो हैप्लॉइड ही रह जाते हैं टिल जब तक इनका फ्यूजन नहीं हो जाता है। चलिए आगे बढ़े, तो नेक्स्ट चीज जो आती है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल्स में ये साइकिल होती है, इसलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में ही हम लोग मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर इसको स्टडी करते हैं। सो जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल प्राइमेट्स में इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। पता होगा आपको स्टार्ट कब से होती है, प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेनाक, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं ये कंटेन करते हैं 4 फेजेस को, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज, ल्यूटल फेज। एक साइकिल जो होती है ये होती है 28 to 29 डेज की, ओके। उस पूरे 28 to 29 डेज में ये 4 फेजेस आते हैं। अब ये फेजेस कब से कब तक होते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, ये कब से होता है, 1st to 5th डे, 1st से 5th डे तक होता है। अब इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो में होने लगती है जिसे हम लोग ब्लीडिंग कहते हैं, ब्लड। फॉलिकुलर
प्रोलिफरेटिव फेज भी इसे हम लोग कहते हैं। ये कब से कब तक होता है? तो ये 5 to 13 डे तक होता है। इससे भी रिलेटेड मेरा क्वेश्चन हम लोगों ने अपने जो सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे अरिहंत पब्लिकेशन वाली बुक से, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था। अब इसमें इवेंट क्या क्या होते हैं? तो प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, वो बना लेते हैं ग्राफियन फॉलिकल, और फिर प्रोलिफरेशन होता है रप्चर्ड यूटेराइन एंडोमेट्रियम का। क्लियर? नाउ उसके बाद आता है थर्ड फेज, दैट इज ओव्यूलेटरी फेज। ये होते हैं 14th डे पे। अब इसमें क्या होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो सर्ज होने लगता है, रप्चर कर देता है ग्राफियन फॉलिकल को, और फिर ओवल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? लास्ट फेज जो होता है दैट इज सेक्रेटरी फेज, या फिर इसे हम लोग ल्यूटल फेज भी कहते हैं। ये कब से कब तक होता है? दैट इज 15 to 28 डे। ओके, नाउ इसमें क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटम जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, इसके बाद प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है, फिर एंडोमेट्रियम जो होते हैं मैक्सिमम वेस्कुलर तक हो जाते हैं, ये थिक और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये पूरा फेजेस और उसके इवेंट्स दिए हुए हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। चलिए, अगर एनसीईआरटी में देखें तो ये डायग्राम आपको वहां पे कुछ देखने को मिलेगा। सी, इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है बच्चों? सबसे पहले देखो, 1st to 5th डे ये मेंसेस के फेज हैं, मेंस्ट्रुएशन का फेज है। अब इसके बाद वाले जो डे होते हैं दैट इज फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफरेटिव फेज, यहां से लेके 13 डे तक। ओके, इसके बाद आते हैं ल्यूटल फेज, यहाँ पे ओवल्यूशन का फेज होता है, फिर सेक्रेटरी फेज आ जाता है, और आफ्टर 29 डे नेक्स्ट साइकिल जो होती है वो रिपीट होने लगती है। ठीक है, अब सी यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल जब ओवल्यूशन का फेज आता है तो बढ़ता है, और उसके बाद नियर अबाउट जब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होने वाली रहती है तो थोड़ा सा बढ़ता है। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल की अगर हम लोग बात करें तो ये जो नेक्स्ट लाइन है दैट इज प्रोजेस्टेरोन की, और ये ल्यूटल फेज में बढ़ती है। कब बढ़ती है? ल्यूटल फेज में। ओके, तो ये सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम था। ना अगर बात करें कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। सो सी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं ओवेरियन फॉलिकल को, और ये फॉर्म करते हैं ऊस्ट्रोजन को। दे फॉर्म ऊस्ट्रोजन। नाउ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं कॉर्पस ल्यूटम को, जो कि सिक्रीट करते हैं प्रोजेस्टेरोन को। अभी जस्ट हम लोगों ने डायग्राम में देखा। मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है दैट इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ ऊस्ट्रोजन। जैसे जैसे ऊस्ट्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज भी होने लगता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज जो है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये कॉज करता है ओवल्यूशन को। उसके बाद जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है ये कॉज होता है बाय द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ऊस्ट्रोजन, और सेक्रेटरी फेज जो होता है दैट इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। हार्मोन्स का रोल याद रखिएगा, ये हार्मोन्स का रोल भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कंप्लीट हो गई। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? सो सी, ये प्रोसेस होता है फ्यूजन का, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन का प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग क्वार्टर्स कॉपुलेशन सीमेन जो होता है वो रिलीज होता है कहाँ पे? वजाइना में, फीमेल बॉडी में। जो मोटाइल स्पर्म होते हैं वो स्विम करते हैं रैपिडली और रिच कर जाते हैं जंक्शन ऑफ एस्थमस के और एम्प्यूला के। वो कहाँ पे होते हैं? फैलोपियन ट्यूब के पास। ठीक है, वो उसके पार्ट्स होते हैं ना। चलिए अब इसके बाद देखिए ये डायग्राम है, कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन होता है और कैसे कैसे ये फर्टिलाइज होते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखो, स्पर्म जो आते हैं वो वजाइना के अंदर आ जाते हैं। अब इसके बाद ये सर्वाइकल कैनाल पे आते हैं, फिर यूट्रस के पास पहुंचते हैं, फिर एस्थमस के पास पहुंचते हैं। ये तो स्पर्म की बात हो गई। अब ओवम जो होते हैं ये फॉर्म होते हैं फ्रॉम ओवरी, एग सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आते हैं फिम्ब्रे तक, फिर इन्फेंडिबुलम तक, और फिर ये दोनों सेल जो स्पर्म सेल है और जो एग सेल है इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन इन एम्प्यूलरी रीजन। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए इनके पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, इनके पास भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, तो ये मिलके ये जो नया वाला सेल बना इसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। ओके, और ये बना लेते हैं, जैसे ही फ्यूजन होता है ये बनाते हैं जाइगोट, दे फॉर्म जाइगोट। तो ये तो फर्टिलाइजेशन का
प्रोसेस होगा? देखो ऐसे होता है, ये ओवम सेल होता है। अब एक ओवम सेल से एक बार में एक ही स्पर्म सेल जो होता है फर्टिलाइज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ये जो आउटर लेयर है बच्चों, दैट इज जोना पेल्यूसिडा, जो ग्रीन ग्रीन लेयर आपको दिख रही है। ये पिंक वाली जो लेयर है दैट इज प्री विटिलाइन स्पेस। ये स्पर्म सेल्स है, ये इसके साथ फ्यूज हो गया, कि यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है बट ये फ्यूज नहीं हो पाएगा। और ये वाले सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये है कोरोना रेडिएटा के सेल्स। चलिए सी, अब इसमें होता क्या है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म जो होता है वो कांटेक्ट में आता है जोना पेल्यूसिडा के। ये वाला जो डायग्राम देखा था हमने, इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म जो होता है वो कांटेक्ट में आता है जोना पेल्यूसिडा लेयर के, ओवम के, और ये इंड्यूस करता है चेंजेस। कहाँ पे चेंजेस होंगे? तो भाई मेम्ब्रेन में तो चेंजेस होंगे, और वो ब्लॉक कर देते हैं एंट्री ऑफ स्पर्म। जो एडिशनल स्पर्म्स आते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक स्पर्म एंट्री कर गया है और दूसरा स्पर्म आ रहा है, तो ये उस रीजन को ही ब्लॉक कर देगा जहां से वो एंटर ना कर पाए। क्लियर? वो इंड्यूस करने लगते हैं चेंजेस को और फिर वो ब्लॉक कर देते हैं एडिशनल स्पर्म को। सी, अब फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, इसमें इम्प्लांटेशन कैसे होता है? यहाँ पे देखो, जो जाइगोट बना था, अभी हम लोगों ने जो अभी देखा था जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये जाते हैं, ये इनका कन्वर्जन होता है क्लीवेज में। फिर ये फॉर्म करते हैं मोरुला। मोरुला जो होते हैं दैट इज 8 to 16 ब्लास्टोमर होते हैं, और उसके बाद ये बनाते हैं ब्लास्टोसिस्ट को। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद ये बनते हैं एम्ब्रियो। मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो तक का जो कन्वर्जन होता है, फेज चेंजिंग होता है, वो इस पाथ के थ्रू आता है। सबसे पहले जाइगोट जो होगा वो क्लीवेज में होगा, फिर मोरुला, फिर ब्लास्टोसिस्ट और फिर एम्ब्रियो में आते हैं। ठीक है, चलिए अब फर्टिलाइजेशन का देखिए होते कहाँ पे हैं। सो सी, यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था कि ओवरी, ये ओवरी है, यहाँ से एक का रिलीज होता है। अब ये देखो, ये धीरे धीरे पास होते जा रहा है और यहीं पे फ्यूजन होता है। ये यहाँ पे, ये वाला जो सेक्शन होता है, यहाँ पे फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद फिर इसमें चेंजेस आते हैं, लाइक फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। तो अब देखो, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद ये क्या हो रहा है, एक मिनट, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद ये बन रहे हैं क्लीवेज और उसके बाद मोरुला। तो यहाँ पे ये बन गया क्लीवेज, ये वाला पोर्शन है क्लीवेज का पोर्शन है, ये फर्टिलाइजेशन का पोर्शन है, ये ओवम का, ये क्लीवेज बन गया। अब क्लीवेज के बाद इसमें फिर सेल डिवीजन होगा। तो 8 to 16 सेल डिवीजन जब होता है तो उसे हम लोग कहते हैं मोरुला। ठीक है, तो ये मोरुला का भी फॉर्मेशन हो गया, और मोरुला जो होता है वो यहाँ पे होता है। अब इसके बाद धीरे 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 ये ट्रांसफर होके आता है यूट्रस में। तो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन होता है और वहीं पे ये अटैच हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे जो फीटस होता है वो ग्रो अप करने लगता है, सेल डिवीजन होने लगता है, बहुत सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होने लगता है। अब ऑर्गन का फॉर्मेशन किस में आएगा भाई? तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आएगा। सो लेट्स सी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ट्रोपोब्लास्ट में, वहाँ पे इम्प्लांटेशन के बाद उसे हम लोग कहते हैं क्रॉनिक विलाई। फाइन। अब जो यूटेराइन वॉल होता है, अलॉन्ग विथ यूटेराइन वॉल, ये फॉर्म करते हैं फंक्शनल यूनिट को, दैट इज फंक्शनल यूनिट। और ये कहाँ होते हैं? बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, उसके बीच में होता है। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है और जो मैटरनल बॉडी है उनके बीच में होता है, जिसे हम लोग एक नाम देते हैं प्लेसेंटा। इसे हम लोग प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। चलिए, अब प्लेसेंटा जो होता है ये अटैच होता है फीटस से, दैट इज अटैच विथ फीटस विथ एंड यूम्बिलिकल कॉर्ड। कॉर्ड से ये अटैच होता है। सी, ये प्लेसेंटा है, दैट इज प्लेसेंटा, और यहाँ पे ये कॉर्ड है, ये पूरा कॉर्ड है, यूम्बिलिकल कॉर्ड। ये वाला जो आउटर सेक्शन आप देख रहे हो ये यूट्रस है, ये पूरा फीटस है, और ये सर्विक्स है, दैट इज अ नॉर्मल प्लेसेंटा। नाउ नेक्स्ट चीज पे हम लोग देखें तो फंक्शन क्या होता है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा के फंक्शन की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो ये कुछ काम करता है। अब इसका काम क्या होता है? जो ग्रोथ होती है फीटस की, उसको ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मतलब फूड प्रोवाइड करते हैं। अब
उसके बाद इनके पास वेस्ट का भी फॉर्मेशन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कुछ एक्सक्रेटरी वेस्ट होते हैं, उसका भी फॉर्मेशन होता है, तो ये उसको भी रिलीज करते हैं और ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, चलिए एंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या होता है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन HCG हार्मोन। उसके बाद ये सिक्रीट करते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसे हम लोग कहते हैं HPL, और इसके साथ साथ ये सिक्रीट करते हैं बेटा ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिंग हार्मोन को भी, जिससे मदर बॉडी को थोड़ी रिलैक्स मिले, वुमेन बॉडी जो होती है उसको थोड़ा रिलैक्स मिले। अब इसके बाद क्या हो गया? इम्प्लांटेशन हो गया। सो सी आफ्टर इम्प्लांटेशन जो इनर सेल मास होता है, एम्ब्रियो होता है, वो डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, दो लेयर्स में। पहले होती है आउटर लेयर जिसे हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म, और इनर लेयर जो होती है उसे हम लोग कहते हैं एंडोडर्म। दो लेयर में हो गई, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। चलिए मेसोडर्म जो होता है वो भी धीरे धीरे अपीयर होने लगता है। किसके बीच में? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, है ना। ये तो मेसोडर्म जो होती है वो मिडिल लेयर होती है ना। ये जो तीनों लेयर होते हैं ये गिव राइज करते हैं बहुत सारे टिश्यूज को, ऑर्गन्स को अडल्ट में, जो कि अलग अलग ऑर्गन्स को फॉर्म करते हैं। सो सी इनर सेल मास जो होते हैं ये कंटेन करते हैं सेल को, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेम सेल, जिनके पास पोटेंशियल होती है नए टिश्यूज और ऑर्गन्स को फॉर्म करने की। स्टेम सेल के पास पोटेंशियल होता है ताकि वो नए सेल्स, नए टिश्यू, नए ऑर्गन्स को फॉर्म कर सके। ठीक है, चलिए अब सी कैसे कैसे डेवलपमेंट कैसे होता है एम्ब्रियो का। तो फर्स्ट मंथ के बाद में हार्ट का फॉर्म हो जाता है, एम्ब्रियो में हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड ऑफ सेकेंड मंथ की अगर हम लोग बात करें तो लिम्ब्स, डिजिट ये भी डेवलप कर जाते हैं। और एंड ऑफ 12th वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है दैट इज ऑफ 3 मंथ। एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ का होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 to 3 मंथ होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर 4 to 6 मंथ होता है, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है दैट इज 7 to 9 मंथ। ठीक है, तो एंड ऑफ 12th वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में मेजर ऑर्गन्स जैसे लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, इनका डेवलपमेंट हो जाता है। अगर अबॉर्शन करवाना होता है तो इसे ड्यूरेशन में करवा लेना चाहिए, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले ही, इसके बाद नहीं करवाना चाहिए। चले 5th मंथ में क्या होता है? हेयर ऑन द हेड पे हेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट मूवमेंट भी जो फीटस में ऑब्जर्व किया जाता है वो भी 5th मंथ में ही होता है। ठीक है, एंड ऑफ 24 वीक सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में फाइन बॉडी हेयर, बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स हो जाते हैं, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं, और आईलैशेस जो होते हैं ये भी फॉर्म हो जाते हैं। आईलिड, आईलैशेस, इन सब का फॉर्मेशन हो जाता है। सो 9 मंथ के एंड पे उसके बाद जो यहाँ पे सेकेंड ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर के बीच का ड्यूरेशन होता है उसमें ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये सब हो जाता है। और एंड ऑफ द 9th मंथ में फीटस इज रेडी फॉर डिलीवरी। चलिए ये देखिए, ये पूरा फीटस का डायग्राम है। अब यहाँ पे एम्ब्रियो का डायग्राम है, प्लेसेंटा का भी डायग्राम है। यहाँ पे देखिए दैट इज कॉर्ड, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड विद इट्स वेसल, ये है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो वाला पार्ट ये है, और यहाँ पे योक सेक है दैट इज कैविटी ऑफ यूट्रस, और ये प्लेसेंटल विलाई है। ये सारा पार्ट है, जैसे एम्ब्रियो जो होता है वो यूट्रस में होता है तब का है। सो पाचुरेशन एंड लैक्टेशन, ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट हो गया, पाचुरेशन होगा। तो पाचुरेशन कब होता है? ये प्रोसेस होता है डिलीवर ऑफ फुल्ली डेवलप्ड फीटस, जिसे हम लोग कहते हैं पाचुरेशन। सिग्नल्स जो होते हैं पैचुरेशन के ये ओरिजिनेट होने लगते हैं। कैसे होगा भाई? तो बॉडी के अंदर से सिग्नल्स आने लगते हैं। वो सिग्नल्स कौन भेजता है? दैट इज डेवलप बाय फीटस। वो सिग्नल्स जो होते हैं ये डेवलप किए जाते हैं फीटस, और प्लेसेंटा जो होता है वो इंड्यूस करने लगता है माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, कॉन्ट्रैक्शन शो करने लगता है, जिससे फीटल इजैकुलेशन रिफ्लेक्स होता है। गॉट इट? नाउ आगे बढ़े अगर हम लोग, तो ये ट्रिगर करता है और रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन को फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। चलिए ये तो रही बात भाई कि कैसे कैसे पाचुरेशन होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं ना। जो मेमरी ग्लैंड होते हैं फीमेल के, उस टाइम पे ये स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ मिल्क।
मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, दैट इज बाय द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के एंड में होता है, जिसे हम लोग लैक्टेशन कहते हैं। आगे बढ़े हम लोग, तो ये जो मिल्क होते हैं ना, ये प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, दैट द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, इसे हम लोग कहते हैं क्लोस्ट्रम मिल्क, जो कि थोड़ा येलो कलर का होता है, और ये कंटेन करते हैं बहुत सारे एंटीबॉडीज को, बहुत सारा एंटीबॉडीज के पास होता है। क्लियर? तो बच्चों ओवरऑल ये टॉपिक था आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। हम लोग फिर अभी कंटिन्यू करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर में क्या है, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उनके ह्यूमंस के हेल्थ से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड ये चैप्टर है। सो अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेल बीइंग, पूरी तरीके से वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, लाइक फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, हर तरीके से फिट होना। ये जितने भी तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं, लाइक फिजिकली फिट, इमोशनली फिट, बिहेवियरल फिट एंड सोशली फिट। चलिए, इंडिया जो हमारी कंट्री है जिसमें हम लोग रहते हैं, ये ऐसी पहली कंट्री थी जिसने वर्ल्ड में, दुनिया में ये सबसे पहली कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इनिशिएट किया था, और ये शुरू हुआ था 1951 में। क्लियर? नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है इन अ सोसाइटी, ये फॉर्म करते हैं बड़े ही क्रूशियल पार्ट, जो कि होते हैं जनरल हेल्थ के। आगे देखें तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स और स्ट्रैटेजीज होते हैं। अब क्या होता है, इम्प्रूव प्रोग्राम जो होते हैं ये कवर करते हैं वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया को, और करेंटली जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, लाइक पॉपुलर नेम से, जिसमें हो नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इस नाम से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड की केयर कैसे की जाती है ये बताया जाता है। सो सी, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, मैरिज, चाइल्ड बियरिंग ऑफ यंग पीपल ड्यूरिंग मोर मैच्योर स्टेजेस ऑफ लाइफ, लाइक अगर मेल और फीमेल की बात करें तो मेल की मैरिजेबल एज जो है इंडिया में दैट इज 21 ईयर्स, और फीमेल की जो है दैट इज 18 ईयर्स, मतलब इस ईयर के बाद ही इनकी शादी करनी चाहिए, ये इस ईयर तक मैच्योर माने जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक हेल्दी सोसाइटी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की हैं लोगों को अवेयर करने के लिए कि लोग कैसे काम करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कैसे जाने। सो उन्होंने कुछ ऑडियो विजुअल एड्स स्टार्ट किए हैं, प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर्स में ऐड आने लगे, टीवी में आने लगे, रेडियो पे आने लगे ऐड। इवन फैमिली मेंबर्स क्लोज रिलेशन आर इन्वॉल्व इन द अवेयरनेस, जो फैमिली मेंबर थे, क्लोज रिलेशन थे, उनको भी अवेयर करने लगे लोग। इसके बाद सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करने लगा गया, कहाँ पे, स्कूल्स में प्रोवाइड किया गया टू प्रोवाइड अवेयरनेस, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। गवर्नमेंट का काम था कि उन्होंने चाहा कि बहुत सारे लोगों को अवेयर करें, तो इसलिए उन्होंने अलग अलग स्कीम्स निकाली। अब जैसे कि आपने सुना होगा हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो ये गवर्नमेंट ने कुछ स्लोगन्स दिए जिससे लोग थोड़े अवेयर हों। नाउ प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनका क्या रोल है, ये सब बताया गया, उनसे क्या इफेक्ट पड़ते हैं ये भी बताया गया। एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंज, उसमें चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे टाइम पड़ता है, या फिर कोई डिजीज होने के बाद उनमें चेंजेस कैसे आ रहे हैं। सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स एक्सेट्रा, इन सब के बारे में गवर्नमेंट ने लोगों को जागरूक करना स्टार्ट कर दिया, अवेयर करना स्टार्ट कर दिया। सो अब सबसे पहले एक टेक्निक आती है जिसका नाम है एमनियोसेंटेसिस। अब एमनियोसेंटेसिस क्या होती है बच्चों? सो दिस इज अ टेक्निक विच फाउंड आउट chromosomal abnormalities developing embryo by using amniotic fluid। इसमें देखो एक्चुअली होता क्या है, जब फीटस की ग्रोथ होने लगती है तो फीटस की ग्रोथ के साथ साथ कुछ एमनियोटिक फ्लूइड भी वहाँ फॉर्म होने लगते हैं। अब उस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के बॉडी से और फिर चेक किया जाता है कि कहीं जो फीटस है उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, क्रोमोसोमल पैटर्न चेक किया जाता है कि क्या वो सही से अरेंज्ड है, अगर नहीं है तो उसे पता लगा लिया जाता है कि इससे मतलब कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है फीटस में। सो
इसको बाद में क्या किया गया, मिसयूज करने लगे लोग, दैट इज मिसयूज। और ये किस लिए होने लगा, टू डिटरमाइन द फीटल सेक्स, मतलब मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, इसलिए लोगों ने उसका मिसयूज करने लगा इस तरीके से। सो ये बेस था क्रोमोसोमल पैटर्न पे, जिसमें सराउंडिंग होते हैं जो कि डेवलप होता है एम्ब्रियो के आस पास में। क्लियर, तो उससे पता चल जाता है मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है। अब सी, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पीपल, अब पॉपुलेशन बढ़ने लगे, एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, इन सबको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ तरीके अपनाए गए। सो हाउ, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की क्वालिटी को, पीपल की जो लाइफ थी उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया, हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ाया गया, बेटर लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड की गई, और एक्सप्लोसिव हुआ इम्पैक्ट ऑन एक्सप्लोजन ऑन पॉपुलेशन। इससे इफेक्ट किस पे पड़ा, इससे इफेक्ट डायरेक्ट पॉपुलेशन पे पढ़ा। अब देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे साइंस, मेडिकल साइंस, ये सब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो इससे कुछ चीज़ें, पॉपुलेशन जो है बहुत रैपिडली बढ़ने लगा। सो रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, रैपिड डिक्लाइन होने लगा, मतलब जो डेथ रेट की चार्ट थी वो घटने लगा, क्योंकि पहले बहुत सारी बीमारियां होती थी जिससे पता नहीं चलता था, लोग टेस्ट नहीं करवा पाते थे, मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अवेलेबल नहीं थी, तो डेथ हो जाती थी, तो ये चीज़ें घटने लगी। MMR मतलब कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो था ये भी घटने लगा, मदर्स को लाइक कोई प्रॉब्लम हो गई, पार्चुरेशन के टाइम पे, बेबी डिलीवरी के टाइम पे कुछ लोगों की डेथ हो जाती थी प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज ना मिलने से, तो ये भी कम होने लगा। IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, प्रॉपर वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, मेडिसिन नहीं मिलना, ये सब होने लगा। अब जब नहीं होता था तो इन्फेंट की भी डेथ हो जाती थी, तो ये रेट भी कम हुआ। Along with increase in population of reproductive age is the main reason for population explosion. तो ये population बढ़ने का एक main reason था। Now, steps to overcome population explosion, अब कैसे population को control किया जाए? So using वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड, लाइक कभी कभी कोइटस के टाइम पे जो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता था, अब उसको कैसे रोका जाए भाई, तो उसको रोकने के लिए कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड्स आए। फिर पीपल्स को एजुकेट करने लगे अबाउट डिमेरिट्स ऑफ लार्ज फैमिली, बड़ी फैमिली के बहुत ज़्यादा डिमेरिट्स के बारे में लोगों को बताने लगे गए। इंक्रीजिंग द मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल एंड मेल, जो मैरिजेबल एज थी मेल और फीमेल की उसको बढ़ा दी गई, क्योंकि आपने सुना होगा पहले चाइल्ड मैरिज हो जाते थे, कोई मैरिजेबल फिक्स नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया, धीरे धीरे मैरिजेबल एज को मेल और फीमेल में चेंज कर दिया, मतलब बढ़ा दिया। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू पेरेंट्स हैविंग 1 or 2 चिल्ड्रन। नाउ कंट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं? सो अब ये मेथड जो होता है ये यूज होता है और ये प्रिवेंट करता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को और मॉडिफाई करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। चलिए, ये होते क्या क्या हैं सी, तो इसमें होते हैं ये कुछ आइडल कंट्रासेप्टिव कैसे होने चाहिए। सो इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव, रिवर्सिबल, नो साइड इफेक्ट, नो वे इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिजायर एंड सेक्सुअल एक्ट। ये सारे आइडल कंट्रासेप्टिव में ये सब कुछ होना चाहिए। आगे बढ़े अगर हम लोग तो देखिए कंट्रासेप्टिव मेथड जो है ये इसके कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किए गए। फॉर एग्जांपल नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। बैरियर मेथड, IUDs, ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड। तो ये कंट्रासेप्टिव मेथड हैं जिनकी अलग अलग कैटेगरीज है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल मेथड की। तो नेचुरल मेथड जो होता है ये वर्क करता है प्रिंसिपल पे ताकि ओवम और स्पर्म जो है ये मीट ही ना कर पाए, मतलब फर्टिलाइजेशन ही ना हो पाए। सो सबसे पहले इसमें आता है पीरियोडिक एब्सेंटेंस। अब इसमें देखो क्या होता है, जो कपल होते हैं वो अवॉइड करते हैं कोइटस को फ्रॉम 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, एज चांसेस ऑफ, इस ड्यूरेशन में क्या होता है, जो चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के वो बहुत बढ़ जाते हैं इस पीरियड में। इसे हम लोग कहते हैं फर्टाइल पीरियड, या इसे फर्टाइल पीरियड भी कहा जा सकता है। क्लियर? नाउ दूसरी चीज अगर हम लोग देखें तो विड्रॉ और कोइटस इंटरप्ट। इसमें क्या होता है, जो मेल पार्टनर होते हैं वो विड्रॉ कर लेते हैं पेनिस को फ्रॉम वेजाइना से जस्ट बिफोर एजुकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन, टू अवॉइड
इंसेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए। क्लियर? तो ये नेचुरल मेथड है। अब दूसरे मेथड पे अगर हम लोग बात करें बच्चों, अच्छा अभी एक और नेचुरल मेथड है। ये जो मेथड है ये है लैक्टेशनल एमनियोरिया का, दैट इज लैक्टेशनल एमनियोरिया। इसमें क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होता आफ्टर पार्चुरेशन, मतलब नियरली अबाउट 6 to 12 मंथ तक ये होता है पार्चुरेशन के बाद। एंड ड्यू टू इंटेंस मिल्क फीडिंग नो ओवल्यूशन इन दिस पीरियड, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज निल। ओवल्यूशन ही नहीं होता इस पीरियड में, जब तक मदर अपने बेबी को फीड कराती है तब तक ओवल्यूशन ही नहीं होता, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तब तक। सो चांस, जब ओवल्यूशन ही नहीं होगा तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएंगे? निल हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज बैरियर मेथड। ये क्या होता है भाई? तो बैरियर मेथड जो होता है ये भी प्रिवेंट करता है ओवम और स्पर्म की मीट को, ये प्रिवेंट करते हैं बाय फिजिकल मीटिंग, और इसमें काम करता है एक बैरियर। अब वो बैरियर क्या होता है? सो सी, सबसे पहले इसमें आता है कॉन्डोम्स। ये जो होते हैं दैट इज यूज्ड बाय मेल एंड फीमेल, और ये बैरियर जो होते हैं ये बने होते हैं रबड़ या फिर लैटेक्स शीट के, रबड़ और लैटेक्स शीट। ये क्या करते हैं? दिस इज यूज्ड टू कवर पीनस और वजाइना एंड सर्विक्स ऑफ फीमेल। क्लियर? ये प्रिवेंट करते हैं एसटीडी को। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो ट्रांसमिट होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। सो दैट इज द कॉन्डोम फॉर मेल एंड दैट इज कॉन्डोम फॉर फीमेल। चलिए आगे बढ़े हम लोग। दूसरा बैरियर मेथड जो है ये है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स, ये भी बैरियर होते हैं और ये भी बने होते हैं रबड़ से। और ये क्या, इनको कैसे यूज किया जाता है? दैट इज इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग कोइटस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज स्पर्मिसाइडल क्रीम। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स होती हैं, जेलीज होते हैं, फोम्स होते हैं, ये यूज किए जाते हैं इन सब बैरियर्स के साथ। और इनको यूज करने से क्या होता है? कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी जो होती है वो बढ़ जाती है। क्लियर? चलिए एडवांटेज क्या है भाई बैरियर मेथड के? तो एडवांटेज ये हैं, दे आर डिस्पोजेबल, इजीली डिस्पोज हो जाते हैं, सेल्फ इंसर्टेड मतलब पर्सन इसको खुद से यूज कर सकते हैं, they are reusable, prevent conception by blocking entry of sperm through cervix. Clear? तो ये सारे इसके एडवांटेज हैं। नेक्स्ट आता है बेटा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जिसे हम लोग IUD भी कहते हैं। ये जो होते हैं दैट इज इंसर्टेड बाय डॉक्टर। IUD is inserted by doctor or trained nurse into the female uterus through vagina. Clear? Next is IUD जो होते हैं ये कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन मेडिकेटेड IUDs होते हैं, जैसे लिप्स लूप हो गए, कॉपर रिलीजिंग IUDs हो गए जिसमें कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 ये आते हैं। और हार्मोन रिलीजिंग IUDs भी होते हैं जो कि प्रोजेस्टेरोन, LNG-20, ये सारे हार्मोन रिलीजिंग IUD होते हैं। मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो होते हैं ये भी वही रोल करते हैं। मतलब ओवरऑल जो ये सारे बैरियर मेथड हैं इनका मेन काम है कि ये स्पर्म और एग की मीटिंग को रोकते हैं, फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं। तो ये कॉपर टी का डायग्राम है, आपके बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज ये जो हार्मोन रिलीजिंग IUD होते हैं, हार्मोन रिलीजिंग IUD ये मेक द यूट्रस अनस्टेबल, यूट्रस को अनस्टेबल बना देते हैं ताकि उसमें इम्प्लांटेशन ही ना हो और जो सर्विक्स हो वो होस्टाइल हो जाए स्पर्म्स के लिए। क्लियर? सो नेक्स्ट इज जो आइडल यूटेराइन डिवाइस होते हैं, ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस होते हैं ये आइडल होते हैं फीमेल के लिए हु वांट टू डिले देयर प्रेगनेंसी, जो अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं या स्पेस रखना चाहती हैं 2 चिल्ड्रंस के बीच में, उनके लिए बहुत ही आइडल होता है, बहुत ही बेस्ट होता है। नाउ ये इम्प्लांट्स होते हैं, ये भी फीमेल बॉडी में ही बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। सो ओरल पिल्स की नेक्स्ट जो है दैट इज ओरल पिल्स, इसमें मोस्टली टैबलेट्स आते हैं। अब ये जो ओरल पिल्स होते हैं ये प्रोजेस्टेरोन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, या फिर इसमें प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है और दैट इज आल्सो यूज्ड बाय फीमेल्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। ठीक है?
नाउ ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं ओवल्यूशन को, दे इनहिबिट ओवल्यूशन एंड इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन को भी इनहिबिट करते हैं, एज वेल एज जो होता है ये कुछ क्वालिटी में चेंजेस लाते हैं। किसकी क्वालिटी में भाई, तो सर्वाइकल म्यूकस की, जिसकी वजह से जो ये प्रिवेंट कर देते हैं स्पर्म की एंट्री को, दे प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। सो ओवरऑल अगर बात करें तो ये जो ओरल पिल्स होते हैं ये हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है, ये प्योरली प्रोजेस्टेरॉन के होते हैं या फिर इनके साथ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज यूज्ड बाय फीमेल्स, और ये इनहिबिट करते हैं ओवल्यूशन को, इम्प्लांटेशन को, एज वेल एज ये चेंज कर देते हैं सर्वाइकल म्यूकस को, जिससे कि स्पर्म की एंट्री ही ना हो पाए, उसको रिटार्ड कर देते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं प्रोजेस्टेरॉन के या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के, ये कॉम्बिनेशन होते हैं, ये मतलब ये वर्क कर सकते हैं 72 आवर्स में, ओके, आफ्टर कोइटस, एंड दैट इज वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के लिए बहुत सही होता है। एंड द नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड। ये क्या होता है भाई, तो ये जो मेथड होता है इस मेथड को हम लोग कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। तो इस मेथड में क्या होता है, ये एक टर्मिनल मेथड होता है ऑफ कंट्रासेप्शन। इसमें मेल और फीमेल जो होते हैं ये प्रिवेंट कर देते हैं एनी मोर प्रेगनेंसी, मतलब इसके बाद कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। ये जो टेक्निक होती है ये बहुत हाईली इफेक्टिव होती है, कोई रिवर्सिबिलिटी के चांसेस नहीं होते हैं, बहुत ही पुअर होती है, ना के ही बराबर आप समझिए नहीं होती है। सर्जिकल मेथड जो होता है, पहले होते हैं वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी जो होता है ये मेल में होता है, वेसेक्टॉमी दैट इज द सर्जिकल मेथड इन मेल। इसमें क्या होता है, स्मॉल पार्ट, एक छोटा सा वस डिफरेंस का पार्ट जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है और फिर टाई अप कर दिया जाता है थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, जिसकी वजह से प्रिवेंट हो जाता है स्पर्म रिलीज होना। क्लियर? तो वेसेक्टॉमी जो होता है ये मेल में होता है, दैट इज द डायग्राम ऑफ वेसेक्टॉमी। यहाँ पे देखिए जो वास्ट डिफरेंस है उसको कट करके टाई कर दिया गया है। क्लियर? और ये जो डायग्राम है दैट इज ट्यूबेक्टॉमी का ये डायग्राम है, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब जो होती है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है। ट्यूबेक्टॉमी फीमेल्स में होता है। सो ट्यूबेक्टॉमी इज द सर्जिकल मेथड इन फीमेल in where small part of fallopian tube is removed surgically. Clear? ये डॉक्टर्स क्या, नर्सेस ही करते हैं। अब सी कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड के, सारा तो हम लोग डिस्कस कर लिया। अब साइड इफेक्ट की बात करें तो सिलेक्शन जो होता है कंट्रासेप्टिव मेथड का शुड बी टेकन अंडर द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर्स। विदाउट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर नहीं लेना चाहिए कोई भी ऐसी चीजें। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो दैट इज नॉजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर सबसे ज़्यादा खतरा ब्रेस्ट कैंसर में हो सकता है। क्लियर? तो ये तो साइड इफेक्ट है कंट्रासेप्टिव मेथड के। नेक्स्ट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी भी इसे कहते हैं। ये बहुत वॉलंटरी टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड, मतलब इसका जो फुल टर्म होता है इसे हम लोग एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। इसी में एबॉर्शन भी होता है, ओके, दैट इज इंड्यूस्ड एबॉर्शन। सो ये क्या होता है, इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन बाय अबॉर्टिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर देते हैं। इंडिया में जो एमटीपी है दैट इज लीगलाइज्ड इन 1971। 1971 से ये लीगलाइज्ड हुई विद सम रिस्ट्रिक्शन। इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगे ताकि इसका मिसयूज ना हो सके, सच एज इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फेटिसाइड। फीमेल फेटिसाइड होते हैं जो कन्या भ्रूण हत्या होती है, उसको रोकने के लिए उसको भी रोका गया, मतलब ताकि इस वजह से उसका मिसयूज ना हो। कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फेटिसाइड जिसे हम लोग कहते हैं, वो उसमें इसको यूज ना किया जा सके। सो व्हेन प्रेगनेंसी जो होती है वो कंटिन्यूएशन होता है, ये हार्मफुल हो सकती है इवन फीटल टू मदर और फीटस। कब इसको हम लोग कर सकते हैं, जब जो प्रेगनेंसी होती है ये हार्मफुल हो मदर के लिए, मतलब मदर की जान को खतरा हो या फीटस की जान को खतरा हो, तो उस समय इसको यूज किया जा सकता है।
MTP जो है दैट इज कंसिडरेबल सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जैसे जब हम लोग प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे थे तब भी वहाँ पे बताया था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही MTP या अबॉर्शन करवा लेना चाहिए अगर करवाना हो तो। 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, नियर अबाउट फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक ये चल सकता है। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर की अगर बात करें तो MTP जो होता है ये बहुत ज़्यादा रिस्कियर हो जाता है क्योंकि बहुत सारी पार्ट्स का डेवलपमेंट हो चुका होता है। नेक्स्ट थिंग इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STD। बहुत सारी डिजीज होती हैं इसमें। अब ये क्या होता है, सी डिजीज या इन्फेक्शन जो होते हैं ये ट्रांसमिट होते हैं थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स और इसे हम लोग कहते हैं STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, या फिर वेनरल डिजीज, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, RTI। इसके इतने सारे नाम है। ट्रांसमिट कैसे होता है, बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो क्या क्या होते हैं अब इसमें, लेट्स सी। सबसे पहले गोनोरिया होते हैं, सिफिलिस होते हैं, जेनाइटल हर्ब्स होते हैं, कैलिमिडाइज होते हैं, जेनाइटल वर्ड्स होते हैं, ट्राइकोमोनियासिस होते हैं, हेपेटाइटिस B होते हैं और एड्स होते हैं। ये सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, STDs हैं। सो बच्चों कुछ डिजीज को छोड़ के लाइक हेपेटाइटिस B है, HIV है, ये सब भी ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, दैट इज बाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और ये हो कैसे सकता है, सो बाय शेयरिंग इंजेक्टेबल नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इससे भी हो सकता है। विथ इन्फेक्टेड पर्सन, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के मतलब ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट में आ गए, उससे हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, लाइक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या फिर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है ऑपरेशन के टाइम पे, तो वहाँ पे ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन होता है हो सकता है वो किसी ऐसे पर्सन का हो दैट इज इन्फेक्टेड। ये जो बीमारियाँ होती है ना दैट इज बाई वायरस, और वायरस मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, दैट्स वाई ये इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं। आप कहें तो जहाँ पे भी ब्लड टू ब्लड का कनेक्शन होगा वहाँ पे ये हो सकते हैं। और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, क्लियर। तो ऐसे ये हो सकते हैं। सी एक्सेप्ट कुछ डिजीज को छोड़ के, जैसे कि जेनाइटल हर्ब्स हैं, HIV हैं, हेपेटाइटिस B हैं, इनको छोड़ के कुछ बाकी जो डिजीज होती हैं दे आर कम्प्लीटली क्यूरेबल। इसको छोड़ के बाकी जो डिजीज होती हैं दे आर कम्प्लीटली क्यूरेबल अगर वो डिटेक्ट कर लिए जाएं अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर, अर्ली स्टेजेस पे ही डिटेक्ट कर लिए जाएं तो प्रॉपरली ट्रीटमेंट उसका पॉसिबल है। क्लियर। चलिए, टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, टाइम से डिटेक्शन हो जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए STDs का, तो ये बहुत मतलब चांसेस हैं कि ये ठीक हो जाए। इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज इट कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर। बाद में पता चलने पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, हो सकता है ट्रीटमेंट ही ना हो पाए, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, इसमें होते हैं पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, PID हो सकते हैं, अबॉर्शन हो सकते हैं, स्टिल बर्थ हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं, कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो ये सारे उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं STD के। सो इन्फेक्शन ऑफ STD कैन बी प्रिवेंटेड बाय, कैसे प्रिवेंट किया जाए भाई, तो अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग कोइटस, गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर, हमेशा किसी अच्छे डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए अर्ली डिटेक्शन के लिए या फिर कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए। अगर डायग्नोज हो गया है, पता चल गया है, तो पूरा का पूरा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इनफर्टिलिटी क्या होता है, सो इनफर्टिलिटी इज द कपल विच आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिशन आर कॉल्ड इनफर्टिलिटी। जो कपल्स अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं वो कहलाते हैं इनफर्टाइल। नाउ रीजन क्या हो सकता है, कुछ ये कैसे हो सकता है, मतलब फिजिकल कंजेनाइटल हो सकता है, कोई डिजीज हो सकती है उनको, ड्रग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है, मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है, मतलब यूज़ करने से इस पर इफेक्ट पड़ सकता है, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल, ये सारे रीजंस जो दिए हुए हैं दैट कॉज इनफर्टिलिटी। फाइन। नाउ infertility couple can be assisted to have children through certain special technique,
इनफर्टिलिटी कपल भी अपने चिल्ड्रन कर सकते हैं कुछ स्पेशल टेक्निक के थ्रू, जिसको हम लोग कहते हैं आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या आते हैं भाई? सो लेट्स सी, इसमें कुछ टेक्नोलॉजी आती है। सबसे पहले आती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज IVF। दूसरी आती है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट। तीसरी आती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI, एंड द लास्ट वन इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI। लेट्स सी व्हाट इज इट। सो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है ये अकर होता है बॉडी के बाहर। एक्चुअली इसमें होता क्या है बच्चों, सी मेल गैमेट ले लिए जाते हैं, फीमेल गैमेट ले लिए जाते हैं। अब लेबोरेटरी के अंदर इन दोनों को फ्यूज करवाया जाता है एक प्रॉपर टेम्परेचर एडिक्वेट एनवायरनमेंट देके। अब उसके बाद जब ये फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है मदर बॉडी में। सो इसीलिए इसका नाम पड़ा टेस्ट ट्यूब बेबी, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं। तो एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर? नाउ ये जो ओवम होता है बता दिया, ओवम वाइफ से मिलता है या डोनर से, और स्पर्म जो होते हैं ये हस्बैंड से या फिर डोनर से मिलता है। इसको कलेक्ट कर लिया जाता है और इंड्यूस कर लिया जाता है, फर्टिलाइज कर दिया जाता है लेबोरेटरी कंडीशंस में। चलिए आगे बढ़े, तो किस स्टेज पे ट्रांसफर होता है? सो जब 8 ब्लास्टोमस हो जाते हैं तो इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब में, जिसे हम लोग कहते हैं ज़िफ्ट, ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और एम्ब्रियो जो होते हैं विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमर, ये IUT मतलब कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर इसको कहा जाता है। इनका ट्रांसफर होता है यूट्रस में और फिर फर्दर इनका डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, अगर 8 ब्लास्टोमर होंगे तो उसमें ज़ाइगोट का ट्रांसफर होगा, बट मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स होंगे तो IUT मतलब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर होगा। क्लियर? और ये ट्रांसफर होता है यूट्रस में। सो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट, गिफ्ट जो होता है इसमें ट्रांसफर होता है गैमेट्स का जो कि कलेक्टेड होते हैं फ्रॉम अ डोनर इनटू फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। लाइक कोई फीमेल है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है गैमेट्स को, एग का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये किसी और से लेके, डोनर से लेके उनकी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर? तो ये होते हैं गिफ्ट। नाउ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, व्हाट इज इट? ICSI जो होता है ये स्पेशलाइज होता है और ये प्रोड्यूस करते हैं और फॉर्म करते हैं एम्ब्रियो को लेबोरेटरी में, जिसमें क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवम के साथ। तो ये होते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एंड द लास्ट वन इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, जो इनफर्टाइल केसेस होते हैं ना, जिसमें जो मेल पार्टनर होते हैं दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस हेल्दी स्पर्म, और इनको ट्रीट किया जाता है इस टेक्निक के थ्रू, जिसमें जो सीमेन होता है इनका वो कलेक्ट कर लिया जाता है इनसे या फिर डोनर से, और फिर वो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है वेजाइना में या फिर यूट्रस में इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन के थ्रू ऑफ द फीमेल। क्लियर? तो ये होते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सी ये जितनी भी टेक्निक बताई गई है अभी, ये जो होते हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं एक्सट्रीमली प्रिसिजन हैंडलिंग, या फिर बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल हो, ये मतलब वही इसको हैंडल कर सकता है। इसके लिए बहुत अच्छी लैबोरेटरी चाहिए, बहुत अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, तभी वही लोग इसको कंडक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ होते हैं ना ये बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बड़े महंगे महंगे होते हैं। नाउ देयरफॉर इनका बेनिफिट जो है वो लिमिटेड है कुछ कंट्रीज और कुछ लोगों के लिए। ठीक है, इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर जो होते हैं ये भी प्रिवेंट करते हैं अडॉप्टेशन ऑफ दीज मेथड, क्योंकि बहुत लोगों की थिंकिंग अलग अलग होती है। अब जैसे हमारी कंट्री है तो यहाँ पे बहुत लोगों की थिंकिंग अलग अलग है कि वो ये टेक्निक अप्लाई नहीं करेंगे, वो ये टेक्निक अप्लाई नहीं करेंगे, धारणाएं सबकी अलग अलग हैं, सोच सबकी अलग अलग है। तो ये बेटा पूरी हो गई आपकी रिप्रोडक्टिव की यूनिट। ठीक है, तो इतना आपके रिप्रोडक्टिव की यूनिट में था। हम लोग फिर नेक्स्ट जेनेटिक वाली यूनिट कंटिन्यू करेंगे।